छत के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं मुनीब कादिर साहब। आप एक एकेडमिक हैं, ऑथर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि एक अरसे दराज से ये आपको बुलाऊँ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उन पे आपसे कोई बात करूँ। तो सबसे पहले तो आपका वक़्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके मंच पे मुझे बुलाया गया है और आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, उनके साथ कनेक्ट करने का भी एक मौका मिला है। क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ कि वो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, जो कोई भी हमें एक पर्सनैलिटी दिखती है, उनकी अपनी एक ऑडियंस सेट होता है। तो आपके दर्शकों तक यूँ पहुँचने का एक मुझे भी मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं आप? दिल से निकलती है। वो ये कि एक कल्चर आपका होता है एंड आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर लोग मानना नहीं पसंद करेंगे पर काफ़ी ज़्यादा हमारा कल्चर भारतीय कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो मैं तो वैसे ही 90 के जो ये थे दिहाई उसका एक जंपल हूँ, मैं वो प्रोडक्ट हूँ 90s की जनरेशन का। आई वाज़ 90s किड। तो तब तो बॉलीवुड, हिंदी फ़िल्में वो इतना बड़ा एक हिस्सा थी हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स का और हमारे जितना भी एक्सपोज़र था टुवर्ड्स आर्ट्स एंड कल्चर, कि कोई झूठ ही कह रहा होगा इधर रह कर के जी मुझे हिंदी नहीं आती। झूठ झूठ कह रहा होगा। हुँ, हुँ। आपने हिंदी फ़िल्मों की बात की, पिछले दिनों मुझे आपकी याद भी एक एक्ट्रेस को देखकर ही आई। मैं दरअसल एक टीवी पे गाना सुन रहा था गुप्त फ़िल्म का, तो उसमें मनीषा कोइराला को देख के मुझे याद आया कि यार तुम्हारा एक पाकिस्तान के अंदर एक दोस्त भी है, वो भी बड़ा फ़ैन है मनीषा कोइराला का, तुम उसका इंटरव्यू क्यों नहीं करते हो अरविंद? तो मैंने फिर वो मुझे वो याद था जी कि आपकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ मैंने देखे थे मनीषा कोइराला के साथ, जो इस वक़्त स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम को देखने वाले लोग भी बड़े हैरान होंगे कि एक पाकिस्तानी एकेडमिक का इंडियन अदाकारा के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत कैसे डेवलप हुई? आप बताएँ जी, कहाँ आपकी मुलाकात हुई मनीषा कोइराला से और उनके लिए क्या आपके ख़्यालात हैं? आपकी आई एम श्योर आपने 90s की बात की, तो 90s में तो बड़ी पॉपुलर वो एक्ट्रेस थी। बहुत। तो इस तरह से है कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपने मनीषा कोइराला को टीवी पे देखा तो आपको मेरा ख़्याल आया। नहीं तो अभी तक तो था ना, एक लड़की को देखा ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, वो खिलता गुलाब नहीं याद आ रहा, अब मनीषा कोइराला को देखकर मुनीब कादर याद आ रहा है, तो क्या ही बात है। ऐसा ही हुआ जी, यही बिल्कुल। हुँ। बस फिर मेरा यही लक्ष्य था कि बस आपको मनीषा कोइराला दिखे तो मुनीब कादिर ही ज़हन में आए। बात कुछ ऐसी है कि बिल्कुल आपने सही कहा, मैं 90 की जो दिहाई थी उसमें पला-बड़ा। तो बहुत ज़्यादा सी हमारी अपनी जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री थी वो तो बिल्कुल इट वाज़ इन टैटर्स। वो तो नामो-निशान ही कोई नहीं होता था। हमारी तो इंडस्ट्री उस वक़्त बिल्कुल बुझी पड़ी थी। वी डिड नॉट हैव एनी सेलिब्रिटी कल्चर ईदर। तो जो रेफ़रेंस था कल्चरल हमारी अपनी भाषा में, हमारी अपनी ज़ुबान में, या उससे जो करीबी सबसे मिलती-जुलती हिंदी है, तो वो था ही बॉलीवुड, दैट वाज़ द रेफ़रेंस पॉइंट। अब हुआ ये कि उस वक़्त हमारे यहाँ ये सारे चैनल्स आते थे, कोई बैन वग़ैरह नहीं लगा हुआ था। फ़िल्मों पे बैन लगा हुआ था, लेकिन भारती, एमटीवी, चैनल वी ऑल ग्रू अप। सो वो चाहे वो भारत में आप 90 की दहाई में पले बड़े हो या पाकिस्तान में, जो कल्चरल रेफ़रेंस पॉइंट्स हैं, वो आपके बहुत सिमिलर हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर। हमें वही वाले एड्स भी याद हैं, हमें वही वाले गाने भी याद हैं। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारी फ़िल्मों के आते रहते थे इश्तिहारात वग़ैरह। बिल्कुल। और हम लोग तब वीसीआर के ऊपर फ़िल्म रेंट किया करते थे, वीडियो शॉप से उसको देखते थे। तो देखता क्या हूँ मैं टीवी के ऊपर कि गुप्त फ़िल्म का ट्रेलर आ रहा और 1997 का साल है और मैं क्या कितने साल का होऊँगा, 7-8 साल के बीच में कहीं होऊँगा मैं उस वक़्त। तो मैंने टीवी पर एक गाना देख लिया, बेचैनियाँ, बेताबियाँ, जो आजकल एक मीम बना हुआ है। उसमें वो लॉर्ड बॉबी आप लोगों को दिख रहे होते हैं, लेकिन लोग अगर लॉर्ड बॉबी को नोटिस कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ मनीषा कोइराला को नोटिस करता था हुँ, और हुँ। मैं आज भी सिर्फ़ मनीषा कोइराला को ही नोटिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, वो कितनी खूबसूरत इंसान है और वो कितनी ही एक बेहतरीन, बढ़िया अभिनेत्री हैं। जब आप स्क्रीन पर देखते हो और आप किसी को देखकर खुश हो जाते हो, वेल दैट्स मनीषा कोइराला फॉर मी। मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा, मैंने इतनी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन नहीं देखी कि किसी की आँखों में इतना दुःख और मुस्कान में इतनी खुशी, both at the same time. So my definition of what beauty is, and for me जो जीती जागती मोनालिसा है, बल्कि मोनालिसा से बहुत आगे, हुँ, हुँ। मेरा मुझसे जब कोई पूछता है कि ब्यूटी क्या चीज़ होती है, मैं कहता हूँ मनीषा कोइराला। तो बस मैंने वो गाने में उनको देख लिया, मुझे इतनी हसीन लगी कि वो दिन और आज का दिन है।
आज तक उनके हुस्न, उनकी एक जो पर्सनैलिटी, उनकी जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, उसका दीवाना तब भी था, उसका दीवाना आज भी हूँ। अल्टीमेटली मैं जितनी पॉलिटिकल बातें कर लूँ, मेरे जितने भी ख़्यालात क्यों ना हों रेडिकल किस्म के, अल्टीमेटली आई एम अ रोमांटिक एट हार्ट। इंसान को होना भी चाहिए जी। बड़ी खूबसूरत आपने बात की और यकीनन 90s का दौर ऐसा ही था। मैं खुद उसी दिहाई में जवान हो रहा था, तो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस थीं मनीषा कोइराला और अपने वक़्त से बहुत आगे की उन्होंने फ़िल्में की। बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, खामोशी द म्यूज़िकल आप कहें, दिल एब्सोल्युटली। से। अब ये हुँ, इस किस्म के किरदार थे, ऐसी भूमि निभाते हुए कोई भी अभिनेत्री उस वक़्त हिचकिचाती थी। उस वक़्त क्या था, दरख्तों के इर्द-गिर्द नाचो। 90s में ना ख़वातीन के प्रतीक, महिलाओं के प्रतीक जिस किस्म के विचार होते थे, वो यही होते थे कि अच्छा वो जो आपको स्क्रीन पे हीरो नज़र आ रहा है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, उसके हेरोइज़्म के अंदर ऐड करेगी, वो हमेशा वुमन बिहाइंड द मैन होगी। लेकिन मनीषा कोइराला के बहुत सारे इस तरह के किरदार होते थे स्क्रीन पर जिधर कि शी वाज़ प्लेइंग द लीड। चाहे वो खामोशी द म्यूज़िकल हो, सो शी वाज़ द चाइल्ड ऑफ म्यूट पेरेंट्स, हैंड लैंग्वेज में बात करती थी। अब इस किस्म की रिसर्च नहीं होती थी उस ज़माने में फ़िल्मों में। इवन बॉलीवुड में नहीं होती थी। संजय लीला भंसाली केम अप विद दैट होल कांसेप्ट। और फिर उसी तरह से दिल से, मतलब कि एक वो इतना रेलेवेंट टॉपिक हो चुका है आज के दिन, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, कि जो लोग सोसाइटी के मार्जिन्स पे रहते हैं और वो नहीं रिलेट कर सकते टू द स्टेट जिसका कि वो हिस्सा है और वो अलहदा होना चाहते हैं। वो जिस तरह से एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन फ़ील करते हैं, उनमें एक जो नफ़रत आ रही होती है, उस मुल्क या उस देश के प्रतीक, जिस मुल्क और देश को वो एज़ एन ऑप्रेसर देखते हैं, उनको कोई सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग नहीं होती। आज के दिन मैं वसूख से कह सकता हूँ, भारत में दिल से जैसी फ़िल्म अगर कोई बनाने का सोचेगा भी ना, तो रिलीज़ होने से पहले ही बैन हो चुकी होगी। तो काफ़ी ये हद तो तक आपकी बात। बात दुरुस्त भी है। बिल्कुल, जी, 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 ऐसा ही है और बदकिस्मती से ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर आप क्रिटिकल सिनेमा के लिए कोई जगह नहीं बची है और बिल्कुल। जी, जी। अच्छा आपने बात की पाकिस्तान से वीसीआर के ऊपर हिंदी फ़िल्में देखने की, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। उनकी भी वैसी ही यादें हैं इंडियन सिनेमा को लेके पाकिस्तान से। तो अक्सर ये ख़्याल दिल में आता है कि हम एक ही ज़बान बोलने वाले लोग हैं, खाना-पीना, बूदो-बाश, तारीख़, मौसीकी, सिनेमा हमारा सब कुछ तो मुश्तरका है, फिर भी हम एक-दूसरे को शक की नज़र से क्यों देखते हैं? तो आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये जो डीप सीडेड मिसट्रस्ट है, इसकी क्या वजह है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस वक़्त ये सारे मेरे इर्द-गिर्द हर किसी ने भारतीय फ़िल्म देखी होती थी, लेकिन मानते नहीं थे। ये बड़ी एक मुझे अजीब चीज़ लगती थी, हिपोक्रेसी लगती थी। ठीक है, मैं इधर पाकिस्तान में पला-बड़ा हूँ। अब बल्कि ज़्यादा आज के दिन ज़्यादा एक्सेप्टेंस है ऑफ दैट कल्चर, ऑफ द बॉलीवुड कल्चर। अब तो बॉलीवुड थीम पार्टीज़ भी होती हैं और उसको मतलब कि बड़ा पसंद किया जी। जाता है पाकिस्तान में और बड़ी आम है। लेकिन 90 की दिहाई में क्या होता था कि इन लोगों को बड़ी अपीलिंग लगती थी वो फ़िल्म्स। इनको वो गाने, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ में, वो सब वो जो वो छेड़खानियाँ होती थीं, शाहरुख खान, काजल के बीच में, शाहरुख खान, माधुरी के बीच में, बड़े शौक से देखते थे। लेकिन ऊपर से ना कहते थे, ओह! भारतीय फ़िल्म नहीं जी, हम तो हॉलीवुड देखते हैं। भारतीय फ़िल्मों में तो सिर्फ़ रोमांस होता है, कोई वैराइटी नहीं, बड़ी मेलोड्रामेटिक होती हैं। देखते वही थे, शादियों के ऊपर भी बॉलीवुड गानों पे ही नाचते थे। तो वो उस वक़्त बड़ी एक अजीब हिपोक्रेसी थी, यहाँ तक कि मेरे सामने की बात है कि बड़े लोग भारतीय फ़िल्म देखेंगे, उसके इमोशनल सीन पे रो भी रहे होंगे, पर फिर कहेंगे कि ना ये ना जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनके अंदर कोई मॉरल्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होते, ये तो सही राह पे ही नहीं है। तो मैं उस वक़्त सोचा करता था कि तुम लोग स्क्रीन के ऊपर जब फरीदा जलाल रो रही होती है, तो साथ तुम भी रो रहे होते हो। और फिर तुम लोगों ने बुराइयाँ भी करनी है। तुम लोगों को कहीं न कहीं एक शर्मिंदगी भी है, बड़ा सेवियर आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो किसी पासे तो बैठो। मुझे एक्चुअली ये चीज़ के ऊपर हैरानगी होती है कि मैं 9-10 साल का बच्चा हूँगा, मेरे में तभी अक्लें थी। मतलब मैं उस वक़्त ये बातें सोच रहा था, मुझे हिपोक्रेसी तभी नज़र आती थी। हालाँकि मुझे हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वो भी नहीं पता था। बट आई कुड जस्ट सेंस इट व्हेन आई कुड सी इट। सो ये जो प्रेजुडिसेस होते हैं ना, कि आपको अगले का गाना भी अच्छा लग रहा है, उसके कल्चर के एस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, पर आप उसको स्वीकारने को नहीं तैयार, आप उसको तस्लीम नहीं करते, आप डिनायल में हो। ये हमेशा हमारी ग्रोथ को रोकता है और हमारी जो एबिलिटी है कि हम एक-दूसरे के साथ एम्पैथाइज़ कर सकें, कनेक्ट कर सकें। इस तरह के प्रेजुडिसेस उसको रोकते हैं। मैं बिल्कुल उसी तरह से कहूँगा, शायद आपके भारतीय दर्शकों को ये बात ना पसंद आए, पर मैं इधर किसी को खुश करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ़ अपनी आवाज़ इधर सुनाने बैठा हूँ, और ये
कि तो मैं भी आप ही को सुनने के लिए बैठा हूँ। चलें, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसी वजह से बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर इतना ही हम लोग लेबल लगा रहे होते और टैग लगा रहे होते कि ये पाकिस्तानी आवाज़ है या ये भारतीय आवाज़ है, ये पाकिस्तानी चलचित्र है या ये भारतीय चलचित्र है। अगर ये इतना सबको मैटर करता, तो भारत के अंदर आतिफ़ असलम के गाने इतने सुपरहिट ना होते, उनको इतनी पज़ीराई ना मिलती। बेशक। भारत के अंदर हमारे यहाँ से सज्जल अली गईं, सबा कमर गईं, क्या ही बढ़िया। एक तो उन्होंने भी अभिनय किया, बल्कि उन्होंने इरफ़ान खान, श्रीदेवी, इस प्रकार के दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। मतलब कि ये उनकी अपनी सीवी के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन जितना प्यार उनको भारतीय दर्शकों से मिला, उससे ये बात साबित होती है, ये कहना कि जी, हमें पाकिस्तानी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है या पाकिस्तान में कोई कहे हमें भारतीय टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम लोग सारे के सारे दरअसल लॉस में जा रहे हो, एक-दूसरे के ऊपर बैन्स लगाकर। और हमारे सियासतदानों ने हमें ये कहा कि अच्छा हमसे मत पूछना, हमसे ये प्रश्न मत पूछना कि हम तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी क्यों नहीं ला सके। हमसे मत पूछना कि तुम्हें नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही, घर क्यों नहीं मिल रहे। हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हें ना एक ईज़ी प्रॉब्लम देते हैं और उसका ईज़ी सॉल्यूशन देते हैं। तुम लोगों की ज़िंदगियों में जो भी मुसीबतें हैं, समस्याएँ हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जी ओह! देखो हम अगर हम भारतीय हैं तो पाकिस्तान से खतरा है, अगर हम पाकिस्तानी हैं हमें भारत से खतरा है। ये है तुम्हारी समस्या की जड़। तो चलो आओ हम इस तरह की इमेजिनरी कॉम्पिटिशन्स शुरू करते हैं, हम इस तरह के इमेजिनरी युद्ध बना लेते हैं अपने माइंड में, ताकि हमसे ना कोई सवाल पूछे। जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो सत्ता खेलते हैं, जो राजनीति चलाते हैं, उनसे कोई प्रश्न ना पूछे। तो ऐसा करो एज़ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, अगर वो इधर प्रॉब्लम को देख रहे हैं, जिधर एग्ज़िस्ट करती है, उनकी आँखों को उधर को फेर दो और वहाँ मोड़ दो, ताकि हमसे ना प्रश्न पूछें और हम अपने सिंहासन के ऊपर बैठे रहें। चलें, ये अगर आपका इशारा मौजूदा हुकूमत की तरफ है अगर, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त भी है। कोई भी मसला हो, उसे एक्सटर्नलाइज़ करने की एक कम से कम इंडिया में आज अगर हम देखें मीडिया पे तो इट्स बिकम अ ट्रेंड कि जी और चलें। पाकिस्तान में भी ये बहुत देर तक चलता आ रहा है। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में बड़ी देर से चलता आ रहा है। आप हमेशा कह दो जी कि ये भारतीय एजेंट है, या ये तो वो रॉ एजेंट है, या ये तो कोई वो मोसाद एजेंट है। हालाँकि वो बेचारा एक देशभक्त है, वो मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाह रहा है। ये दोनों जगहों पे है, सीमा सीमा के इस पार भी है, सीमा के उस पार भी है, कि जो इस वक़्त मतलब राजनीति जो वो चलाते हैं, दोनों दोनों देशों में, उनको ये होता है यार हमसे कोई कठिन प्रश्न मत पूछो, हमारी तरफ ना देखो, उधर को देखो, सरहद पार देखो, वहाँ से असल मुसीबत की जड़ आ रही है, जबकि सच नहीं है। सही है। नॉट एंटायरली ट्रू। चलें, ये तो बात हुई फ़िल्मों की, लेकिन बियॉन्ड द फ़िल्म्स आप क्या समझते हैं, ये जो डीप मिसट्रस्ट है हमारे हुँ, दरमियान, ये हुँ। कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन वॉशिंग, a lot of unresolved trauma from the past and a lot of मसलन मसलन unresolved क्या? ट्रॉमा। यार मैं आपको बताऊँ कि जो मैं तो उस वक़्त ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब 1947 के अंदर बँटवारा हुआ और लोग इधर से उठकर उधर से उठकर इधर को आ रहे थे, जितनी हलाकतें हुईं, जितना के लोगों की जानें ली गईं, जितना के दंगे-फ़साद हुए, कत्ल-ओ-गारत हुआ, एक जनरेशनल ट्रॉमा है जो हम अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाए। हुँ, और हुँ। एक अना भी हिट हुई थी। एक अना ये थी कि इनकी इतनी जुर्रत है यार, ये एक अलहदा मुल्क बना लेते हैं। इतनी ज़रूरत तो हम तो नहीं मानते कि ये एक लेजिटिमेट कंट्री है। एक वो सेंस ऑफ हर्ट फ़ील होता है और जो नया मुल्क बनता है उसके अंदर काफ़ी लोगों को प्रेशर फ़ील होता है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर से जो भी भारत बना है हमने वो निकालना है, हमने इंडियननेस मिटानी है अपनी हिस्ट्री से। लेकिन आप अगर इस तरह से सोचोगे, आप सिर्फ़ अपने ही खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो, एक ऐसा युद्ध जो आप कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि आप नहीं अगर अपने इतिहास को नहीं स्वीकार सकते, यू कैन नेवर मेक पीस विद योरसेल्फ। सो मैं दोनों को दोषी ठहराता हूं। मुझे लोग कहेंगे अरे न्यूट्रल बनने की कोशिश छोड़, ये न्यूट्रल ग्राउंड डिप्लोमेटिक बनना छोड़, लेकिन बात सच है कि ठीक है। सीमा के अच्छा, दोनों। हाँ, आपने कहा कि नया मुल्क बन रहा है, लोग इंडिया में शायद ये समझते होंगे कि इनकी इतनी जुर्रत कि इन्होंने नया मुल्क बना लिया, हमें एक्सेप्ट नहीं किया। और हमें ये तोड़ा, तो हुँ, हमें तोड़ा। हमें आपको तोड़ा चलें ठीक है। चलो वो तोड़ने नथुराम की बात गोडसे को तो यही बाद तो में कर अफ़सोस था। लेंगे, लेकिन हुँ, पहले 47 की ही बात कर लेते हैं। तो हुँ। ये शिकवा तो जो है काफ़ी काफ़ी पुराना है पाकिस्तान का जी कि इंडिया ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया। वेल टू स्टार्ट विथ
अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो एक दूसरे के मुल्क में हाई कमिश्नर की कैसे अपॉइंटमेंट हुई? हमारे स्पोर्टिंग जो टाइज़ हैं वो कैसे हुई? हमने मजबूरी, एक दूसरे फॉर्मेलिटी। ठीक है, हाँ। हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज से लेके यू नेम इट, हमने एक दूसरे के यहाँ पे हर तरह के हुँ, जो हैं लोगों को अपॉइंट किया। तो ये हुँ, कहना और फिर हमने ट्रीटीज़ साइन की, ठीक है? हुँ, इंडस वाटर्स ट्रीटी ले लें या उसके बाद उससे पहले भी नेहरू लियाकत हुँ, पैक्ट है। तो ये तमाम ट्रीटीज़ का साइन होना ही इस बात की तस्दीक है कि भाई एक्सेप्ट किया था तभी तो पार्टीशन को कबूल किया और तभी तो बाउंड्री कमीशन ने ये जो रेड क्लिफ लाइन खींच के और दोनों मुल्कों को अलग किया है। तो हुँ, ये कहना हुँ। कि जी तस्लीम नहीं किया, ये मैं आई डोंट थिंक कि ये गिला मैं बनता है। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करना चाहता हूँ। बात हुँ, ये नहीं मैं कह रहा कि किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं एंड दे हुँ, आर नॉट इनसिग्निफिकेंट एंड दे होल्ड स्वे, दे होल्ड पॉलिटिकल स्वे। उनको आज ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है कि हम अच्छे बनने के चक्कर में पड़ गए। हमें हमारे अंदर ये चीज़ आ गई, हम बहुत ही सेक्युलर हो गए। हमने कहा लेट्स बी नाइस और आज हम लोग उसका खमियाज़ा भुगत रहे हैं ऑफ बीइंग नाइस। बस हो गया नाइस होना। अब ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। फिर जब इस किस्म की, इस प्रकार की परिभाषा शुरू हो जाती है, तो इससे मुझे याद आती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़ैद हामिद जैसे लोग भी बैठे हुए थे, जो ग़ज़वा की बात कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अब सीमा के उस पार अखंड भारत शुरू हो गया है। और फिर ये सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। अब अमेरिका कहता है मैं छौड़े ला दूँगा, मैं ग्रीनलैंड जाऊँगा उसको हमारा बना दूँगा, मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूँगा। चीन कहता है कि मैं ताइवान पकड़ लूँगा, रशिया कहता है मैं यूक्रेन पकड़ लूँगा। ये जो एक्सपेंशनिज़्म का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है ना, वो जो थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी थी, कि जी शिमला एग्रीमेंट कर ली, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी कर लिया, कोई तो कारण है कि आज इंडस वाटर ट्रीटी का नाम सुन के करैत चढ़ती है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सीमाओं के दोनों जगहों पर, मैं तो इधर प्रोपेगेंडे के लिए नहीं बैठा, मैं इधर इसलिए नहीं बैठा कि जी भारत के अंदर लोग ऐसे होते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं ना, इधर भी पाकिस्तान में भी, भारत में भी, वो इस किस्म के नैरेटिव्स को स्पिन करते हैं। और इस तरह के नैरेटिव्स बड़ा मुझे अफ़सोस होता है लेकिन कामयाब भी हो रहे हैं। सो जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े लोग हैं, वो अपने अंदर से ना वो मिटाना चाहते हैं द इंडियननेस। और उनको ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स भी है कि हम अरब्स नहीं हैं। उसी तरह से मुझे ये भारत में भी नज़र आता है कि जो नथुराम गॉडसे के आज के उसके फैन्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं, जो गांधी और नेहरू को इतना पसंद नहीं करते थे, उनको ये होता है ऐसे गॉडसे साहब कहते ठीक थे। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। इनकी इतनी जुर्रत? तो वो वाली जब आप अनरिज़ॉल्व्ड ट्रॉमास ऑफ द पास्ट हैं, वो जब वापस रिसर्फेस करते हैं, तो आपको वो नज़र आता है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ज़ैद हामिद और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग चीख रहे होते हैं। चलें किस जमात की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, बीजेपी की? उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ओके। इस बात पे तो उनको गर्व भी है। तो ये मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। आरोप तो तब होता अगर वो इसको लुक डाउन अपॉन करते। वो गर्वित है इस चलें चीज़ के ऊपर। सम वुड से कि उसी आरएसएस बीजेपी के ही एक प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब लाहौर आए, मीनार-ए-पाकिस्तान पे गए और मीनार-ए-पाकिस्तान की जो विज़िटर्स बुक है, उसमें उन्होंने लिखा कि अ स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट। वी लेट नो वन बी इन डाउट, इंडिया इंडिया विशेस पाकिस्तान वेल, इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा होगा। तो और कैसे तस्लीम करे कोई? सम वुड से कि भाई 65 की जंग तो आपने शुरू करी है। सबसे पहली जो वॉर हुई है, बावजूद कि गलत। हुँ, हुँ, जनरेशनल ट्रॉमा था हुँ, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पार्टीशन को लेके, लेकिन फिर भी हमारा एक-दूसरे के यहाँ पे इतना एतमाद था हुकूमती सतह पे भी, अवामी सतह पे भी, कि बावजूद कि इतने खून-खराबे के, दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ, उसके बावजूद 65 से पहले वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं थी, लोग आ जा सकते थे। तो ये काम अगर पाकिस्तान ना करता, ऑपरेशन जिब्राल्टर और उसके बाद ये सारे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और 65 की जंग, तो फिर शायद इस खित्ते का नक्शा कुछ और ही होता। हमारा बस दुःख फिर आप भी देख लें, वाजपेयी साहब की जो उस वक़्त की राजनीति थी, जो पॉलिसी उनकी थी पाकिस्तान के प्रतीक, आज भारत के अंदर ख़ास तौर पे जो आरएसएस या बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं, वो यही कहेंगे ना कि वाजपेयी साहब, मिल गया सिला आपको अपनी वफ़ादारी का, आ तो गया चैन, इसमें ठीक आ है, गया मज़ा, चलें आपने आपको उनके ऊपर भरोसा किया।
तो ये मिला आपको आपको? ठीक है, आपकी बात ये है कि वो यही कहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर आपको ये नहीं लगता कि वाजपेयी साहब के साथ ज़्यादती हुई? देखिए, इस ये वाली चर्चा मेरी पहले भी हो चुकी हुई है। मैं 2019 के अंदर ना एक इवेंट अटेंड कर रहा था, उधर शशि थरूर थे और वो इवेंट्स ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो होते नहीं है, लेकिन क्यू एंड ए सेशन था, तो मैं उस वक़्त, क्योंकि 2019 में वो भी चीज़ हुई थी पूरी पुलवामा अटैक और वगैरह-वगैरह, और काफ़ी अगेन हीटेड थे इमोशंस पाकिस्तान में भी, भारत में भी। तो मैंने उस वक़्त शशि थरूर से कहा कि मैं भारतीय मीडिया के ऊपर जो देखता हूँ, हालाँकि मैं तो लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हूँ, आई डोंट रियली केयर अबाउट, मैं 56 इंच का सीना दिखाऊँगा, 56 इंच वाले वहाँ भी बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं, मैं उस टाइप का हूँ नहीं। जस्ट नॉट माय, मैं मेरे अंदर वो नेशनलिज़्म नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा था शशि थरूर साहब को कि ये जो मीडिया इकोसिस्टम है, भारतीय मीडिया पे हर पाकिस्तानी को विलेन बना देना, मुझे भी, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त हर वक़्त स्टेटस क्वो को क्वेश्चन करता रहता है। तो आप तो हम जैसे लोगों को भी विलेन पेश करते हैं आपकी मीडिया के ऊपर, ये आपको नहीं लगता कि अनहेल्पफुल है? तो शशि थरूर ने एक बात कही थी कि I've always said this, that one betrayal after another has led India to be wary of Pakistan, and unfortunately, until and unless, I'm afraid, we don't talk to somebody with some clout in Pakistan, there's nothing fruitful is going to come to fruition. अब उन्होंने ये जो बात की, तो उनके कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल वाजपेयी साहब गए, उन्होंने एक गुडविल जेस्चर शो किया आपकी उस वक़्त की सरकार को, क्या हो जाता है कुछ देर बाद कारगिल? ये हो जाता है। हमने आपके साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की है, क्या हो गया 26/11 हो गया? शशि थरूर की ये बात थी, तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा सुन चुका हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर एक वो सेंस, जब भी एक ये फ़ील होता है कि यार हमने भरोसा किया, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, एंड बाय द वे ये दोनों जगहों पे चल रहा है। दोनों जगहों पे चल रहा है और हर किसी को लग रहा है हम अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन मैं सैंडविच नहीं होना चाह रहा ये पूरी डिबेट और आर्गुमेंट के अंदर। ना मैं दूसरे को डिह्यूमनाइज़ करना चाहता हूँ, मैं खुद होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ एक सवाल इधर पूछ रहा हूँ बैठकर, क्या पुराने जो ज़ख्म थे, जो कि शायद 1940 से शुरू हुए हैं, शायद उसके भी पहले के शुरू हुए हैं, वो ताज़ा हो जाते हैं जब ऐसा एक सेंस ऑफ बिट्रेयल फ़ील होता है? बिल्कुल ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन ताज़ा होने के लिए वो ज़ख्म होना होता है। ज़ख्म तो बड़ी देर से पड़ा हुआ है। सिर्फ़ था क्या, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा चलो वो ज़ख्मों के ऊपर पाओ मिट्टी, आगे चलो। पर आगे जब चलने की कोशिश की, नहीं चल सके, कारगिल हो गया। जब अम्न की आशा की बातें शुरू हुईं, अरे इधर तो भारतीय पिक्चरें लगना शुरू हो गई थी। हम तो इधर फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते थे, टिकट नहीं मिल रहे थे भारतीय फ़िल्मों के। सन 2009 में, सन 2010 में, सन 2008 में, तो 2008 में हो जाते 26/11। तो फिर उधर वो भारत के अंदर जो ये उस वक़्त पेरिफेरीज़ पे थे, ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में नहीं थे मोदी वग़ैरह, ये तो तभी कहना शुरू हो गए थे। हालाँकि मोदी वैसे चीफ़ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एक हद तक मेनस्ट्रीम भी थे, बट यू गेट माय पॉइंट, कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग नहीं थे मेनस्ट्रीम पे, तो उन्होंने तभी कहना शुरू कर दिया था। वो तो तभी कह रहे थे कि खे खाई ना तुम लोगों ने अमन की आशा की, यही तुम लोगों ने पाया ना, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि अपने 56 इंच का सीना तान कर इन लोगों को सिखाएगा कि हम लोग चुप करके, वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, हम आगे से वार के जवाब में वार ही करेंगे। उसका नतीजा अभी क्या निकल रहा है कि चलें उसके हम उसके एक-दूसरे नती को बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। हमसे मेरा मुराद मैं नहीं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जो मीडिया में इकोसिस्टम बन गया। मैं ये कह रहा हूँ, यार सियासत चलेगी, राजनीति चलेगी, तुम अगर मुझसे और मैं तुमसे नफ़रत कर रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ़ खोते ही चले जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं पाया। हमें लग रहा है हम पा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम खो रहे हैं। वेस्टेड एनर्जीज़, फॉर गुडनेस हुँ, सेक। ऑलराइट, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक कह रहे हैं आप ऑलराइट। हुँ, कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं हो सकती और इसको कैसे भी जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। अगर हुँ, पाकिस्तान ने इसी नफ़रत के चलते अपने मुआशरे के अंदर हमने देखा है पिछले 30-40 सालों में जिस नस्ल को उन्होंने पूरा पानी, खाद डाल के जवान किया है, तो उसने पाकिस्तान को किस किस्म का नुकसान पहुँचाया है। तो मैं ये हुँ, हुँ, हिंदुस्तान हुँ, के लिए कभी नहीं चाहूँगा और आप जैसे हुँ। लोग भी आई गेस जो वेल विशर हैं इंडिया के। नहीं, मैं खुद ये कहता हूँ, ज़ियाउल हक के रास्ते पर मत चलना। मुझसे एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। पूछो, चलें खुद ये मेरा अपना काम नहीं है बोलना ये, मगर फिर भी अ, क्या होता है कि और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह हम कोई भी डिस्कशन करें, जहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं कोई इंडिया की आज गलती है, मैं व्होल हार्टेडली उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज़ अगर हम वो नहीं करते हैं, तो फिर आप किसी और के साथ ही नहीं, आप अपने साथ भी इंसाफ़ नहीं कर रहे हैं, अपने काम के साथ भी यू आर नॉट डूइंग जस्टिस तो मैं वो हरगिज़ नहीं करना चाहता। मैं हुँ, ये जो मज़हबी कौम परस्ती है,
उफ़! इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी आई कंडेम इट इन द हार्शेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ 1965 की जंग हुई, तो हुँ, हुँ। उससे कितना नुकसान हुआ इस खित्ते को और किसको ज़िम्मेदार मानते हैं आप? 1965 का अब मैं ज़िम्मेदार किसको ठहराता हूँ? आपस की बात है। वेल क्योंकि ये बात अब ऑन रिकॉर्ड होगी, आपस में तो नहीं हो सकती पूरी, मगर आप खुलकर बात नहीं, करें। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड भी आपस की बात करूँगा क्योंकि चलें। दर्शक भी हुँ, मेरे अपने ही हैं, उनको अपना ही समझो, ठीक है। उनके साथ भी मेरी एक फ्रैंकनेस है, तो मैं ओ वैसे ही आई एम अ वेरी फ्रैंक पर्सन। मैं 1965 का किसको दोषी ठहराऊँ, मैंने आज तक पता है ये सारा आपने मुझसे पूछा है ना, यू रियली पुट मी इन अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट फॉर द ओनली रीज़न कि मैंने खुद ये मेरी अपने साथ ये वाली चर्चा कभी नहीं हुई। मेरी इस विषय के ऊपर अपने साथ ही कोई बात नहीं हुई। मुझे आज तक नहीं पता इसके ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है, मैं उसका दोषी किसको ठहराता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत ना फॉरवर्ड लुकिंग हूँ इन द सेंस कि या पर्टिकुलरली जो मेरे लाइफ टाइम में हुआ ना, मैं उस पे ज़्यादा डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन दोषी था और कौन नहीं था। 1965 की मैंने इतनी कोई डिफरेंट कहानियाँ सुन रखी हैं, मैं उनमें से किसी एक पे भी यकीन नहीं कर रहा होता। मुनीब किसी एक साहब पे भी। मुनीब साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी, वो तो चलें उस पे ठीक है, बात कर लें। लेकिन हिस्ट्री जो है, इट गोज़ लॉन्ग बैक, ठीक है? इट इम्पैक्ट्स और अस। और उसको उसका सही जायज़ा लेना आप जैसे एक पढ़े-लिखे शख्स के लिए मेरा नहीं ख़्याल कोई इतना मुश्किल है। आई एम तो श्योर आपने जायज़ा मैं ज़रूर ले लूँ लेकिन दोषी किसको एक ठहराऊँ मैं एक होता है स्टेट नैरेटिव, मेरी बात तो सुनें। हाँ एक जी। है स्टेट नैरेटिव, एक है आपकी अपनी रिसर्च, आपने खुद क्या पढ़ा, बियॉन्ड द हुँ, स्टेट नैरेटिव। मैं वो जानना हुँ। चाह रहा हूँ कि 65 की जंग का आपका मुताल्ला क्या है? मेरा सर्वे कि इट्स वेरी, वेरी, वेरी ग्रे एरिया। इट्स सच अ ग्रे एरिया कि मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती है। मैं जॉन से भी नैरेटिव को सुनता हूँ, वो सारे इतने कन्विंस्ड हैं कि जो बता रहे हैं कि फिर अगर मैंने ठंडे दिमाग से सोचना हो और मैंने उसके ऊपर तबसरा करना हो, तो मैं इसी कंक्लूजन के ऊपर आता हूँ, यार, इन सबको ज़रा देखो, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं लोग और जो भारत में बैठे हैं, इन सबको लग रहा है हम अपनी जगह पे ठीक है। इन सबको ये लग रहा है और 1 मिनट के लिए नहीं सोचेंगे कि परहैप्स इट वाज़ द अदर साइड व्हिच ट्रिगर्ड इट। इट वाज़ परहैप्स अनरीज़नेबलनेस ऑन देयर पार्ट। नहीं, इस तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं होने वाली, बस सिर्फ़ बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर मुझे चीज़ें करके दिखाई जाएँगी, तो मैं आपकी बहुत सुनता आपकी हूँ। अंडरस्टैंडिंग क्या है उसे लेके? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यार, सिर्फ़ जो मेरा बिलीफ़ है वो उससे स्ट्रेंथन होता है और वो ये स्ट्रेंथन होता है, मैं तो इधर बैठकर कहता हूँ कि जो स्टेट का पूरा आइडिया है ना, वो बेस्ड ही इस चीज़ के ऊपर है। ये मैं एक्चुअली 2 चीज़ों पे, बीइंग ऑफेंसिव एंड देन बीइंग डिफेंसिव। चलें स्टेट एंड को छोड़ें, आप मैं जानना चाह रहा हूँ मुनीब कादिर की नज़र में 1965 की जंग की क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं सिर्फ़ आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक-दूसरे से लड़के क्या पाया? कि लड़े एक-दूसरे के क्यों? साथ पहले पहला सवाल तो ये लपट-लीन होता है ना होकर ज़हन क्या लड़ाई पाया? क्यों हुई? क्या? पहला सवाल तो ये होता है ना कि लड़ाई क्यों हुई हमारे दरमियान? नहीं, वो सवाल तो मैं आज तक पूछ रहा हूँ, क्यों हुई? और होना ज़रूरी ही क्यों है? जबकि आप डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ें सॉल्व कर सकते थे। आप हमेशा एक बात उठाई जाती है जी, मसला-ए-कश्मीर के ऊपर। वो तो कश्मीर वाज़ मेंट टू बी पाकिस्तान्स, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। और भारत के अंदर कहते हैं इट वाज़ नेवर मेंट टू बी पाकिस्तान्स। फिर बाद में ये बात शुरू हो जाती है कि अरे! जस्टिफाइड था कि अगर हमें सीधे रास्ते से नहीं कश्मीर मिल रहा, तो फिर ये करो, वो करो, वो करो। उस पर फिर काउंटर क्वेश्चन पैदा होता है कि अब मिल गया क्या कश्मीर? और ये बहस कभी नहीं खत्म होती। इससे अगर मैं एक आपसे चीज़ ये सिर्फ कहूँ कि हुँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कश्मीर तो आपको प्लेट में रख के मिल रहा था जिन्ना साहब के लाइफ टाइम में ही जिन्ना साहब ने एग्री नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आपका ये दावा किस बात पर आधारित है? मेरा दावा इस बात पर आधारित है कि नवंबर 1947 के फर्स्ट वीक में लॉर्ड माउंटबेटन लाहौर आते हैं और माउंटबेटन जिन्ना टॉक्स होती हैं, उसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन ये कहते हैं कि जिन्ना साहब जो पाकिस्तान का आज तक बयानिया है कि आएँ हम जो हैं कश्मीर में राय-शुमारी करवा लेते हैं और इस मसले को हल करते हैं। तो जिन्ना साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि सरदार पटेल ने ऑफ़र भेजी पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद, दक्कन से अपना जो आपका क्लेम है उसको हटा लें और इन एक्सचेंज आप कश्मीर रख लें। तो ये हुँ, प्रपोज़ल जो है सरदार शौकत हयात खान लेके गए प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के पास, तो हुँ, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत,
क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए हैदराबाद जैसी एक अमीर रियासत को छोड़ दूँगा? Again, brings me back to the same point. You have to see and look at the concept of statehood. So statehood में आप क्या देखते हो? You do not trade off with, अगर हमें कश्मीर मिल जाएगा तो हम हैदराबाद के ऊपर क्लेम्स अपने गिव अप कर दें, नहीं, हमें तो सारा कुछ चाहिए. Statehood is exactly like that. Statehood is premised on this very कैसे idea. चाहिए? मेरी बात This तो is सुनें। state मेरी ownership, that मेरी this is मेरी बात तो सुनिए, territoriality. अगर हम ये कहें कि हमें एनडब्ल्यूएफपी चाहिए इंडिया के I अंदर। wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised. नहीं, I ऐसा wouldn't be नहीं होता, surprised आप ऐसा कह रहे नहीं हो. होता। मैं सरप्राइज देखें, नहीं हूँगा, बिकॉज़ स्टेटहुड का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है. इट इज़ ऑल अबाउट ओनरशिप, टेरिटोरियलिटी, एंड यू नो व्हाट? स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट ना होता ना, तो मेरे जैसे लोग कहीं भी टिकट कटाकर जा सकते, सैर सपाटे के ऊपर, मुझे वीज़ा ही ना अप्लाई करना पड़ता. ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती यार. तो देयर इज़ अ रीज़न, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था मैं इसलिए हाइपर नेशनलिज़्म नहीं पसंद करता. अरे मैं भी मुझे नहीं तो ऐसे करता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं मगर पसंद. मगर सर हिस्ट्री जो है वो मेरी या आपकी या किसी की बपौती नहीं है जो इंडिया में इसीलिए मैं कहता हूँ आए कि हैं। मैं फिर क्यों भुगतूँ? हिस्ट्री तो के अंदर किसी बाबे ने कुछ कर बट दिया, सेइंग किसी दैट बाबी ने कि कुछ कर दिया, उम, उसके असरात मुझ पे क्यों आ रहे हैं? जी, मेरी बात तो क्यों? सुनें। मैं ये कह रहा हूँ कि सच को तब भी नहीं दबाया जा सका जब इस दुनिया में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एक अखबार इंडिया में, एक अखबार पाकिस्तान, एक रेडियो पाकिस्तान, एक ऑल इंडिया रेडियो, एक दूरदर्शन, एक पीटीवी। सच ने हुँ, अपना रास्ता उस वक़्त भी तय किया, हुँ, 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 ठीक है? हुँ, वो फिर चाहे 1947 के दंगे-फ़सादात हों, फिर वो हुँ, चाहे जो है डेज़ लीडिंग अप टू द पार्टीशन हो, कब किसकी हुँ, क्या स्पीच है, सारी ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है? और हुँ, उसके बाद क्या 65 की जंग है, क्या ये झूठ है कि 65 की जंग अगर ना होती, तो शायद हुँ. हमारे ताल्लुकात इतने खराब ना होते? सी वी विल ऑलवेज़ बी थिंकिंग ऑफ यूँ होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता? हम सब अपने भाग्य में वही लेकर आए हैं, जो कि पहले से ही होना चलें, था. अब भाग्य हम पे नहीं उसी छोड़ को सकते, हम पौने उसी 2 को अरब आगे. की आबादी का मुस्तकबिल है मुनीब साहब। तो हुँ, हुँ, चलें, आपने आपने बात की 1965 की, तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी रियासत के अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि इसके ऊपर जो सच लिखा गया है, आप जैसे लोगों तक ही अगर वो नहीं पहुँचा, तो फिर आम हुँ. किसी शहरी तक कैसे पहुँचेगा? आप तो एक एजुकेशनिस्ट हैं, मेरा नहीं, आपका नहीं आप बात ये है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ मुझ तक नहीं पहुँचा, मुझ तक पहुँचा. मैंने सिर्फ़ ये कहा कि जो नफ़रत की राजनीति है मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, और उन फैक्ट्स के ऊपर जितनी राजनीति खेली जा सकती है और हमारे दिलों में जितनी नफ़रतें पैदा की जा सकती हैं, इस तरफ से भी और उस आई तरफ एग्री, से भी. आई इफ एग्री। आई स्टार्टेड मेरा बाइंग ये इंटू ख़्याल इट, देन आई वुड बी अ हेट फैक्ट्री व्हिच आई रिफ्यूज़ कैटेगोरिकली टू बी. सो एजुकेटेड होने की निशानी ये नहीं होती कि आपको जो फैक्ट्स दिए गए अधपचदे या पूरे या वो जितने फैक्ट्स भी नहीं है आप ना फिर करते वो अगर अगर वो एंड डिड यू अगर बाय टू. एंड बाय द वे प्रोपेगेंडा के लिए आपको सच चाहिए होता है. प्रोपेगेंडा हमेशा सच पे आधारित होता है. बात ये होती है उस सच को आप ऐसे मरोड़ते हो और मैनिपुलेट करते हो कि एक पूरा लार्जर नैरेटिव बनता है जो आप अगले को फीड करते हो. जब फीड करने आ रहे थे मेरे पास सरहद के उस पार से भी, सरहद के इस पार से भी, मैंने कहा मैं मुंह ही नहीं खोलता. करो फीड, अब करो. चलें नथिंग टू डू विद मी. मुनीब साहब तुम बात लोगों ने सुनिए। हरकतें की होंगी 1900 में, मैं क्यों भुगतूं? और होता ये है, मैं भारतीय मीडिया के ऊपर जाता हूँ, अर्नब गोस्वामी कहता है, "मुनीब कादिर, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ फ्ला, फ्ला, फ्ला?" ये बिल्कुल ऐसी बात है, बाप रे! मेरे मेरे माध्यम के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़े अमेरिकन और बरतानवी लोग आते हैं। अब वो भी सिर्फ आए हैं। मैं एक अमेरिकन को कहना शुरू कर दूँ, कल रात थी, कल मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो की, तो उसपे एक अमेरिकन लेडी थी। मैं उनको सीधी तरह से कहता, "आर यू नॉट अशेम्ड of belonging to a country where the president allows his eyes to shoot a woman in the face?" अगर मैं उनको ये कहता, वो कहती, बाप रे, मैंने तो नहीं कुछ किया, मुझे क्यों कह रहे हो यार? That is मैं not आपसे जी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि वी डोंट नीड टू प्रीच हेट, वी डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ एनी और हेट इंडल्जेंट फ़िल्म में एक और बड़ी प्रोपेगेंडा। दिलचस्प बात बताने लगा हूँ। ये बात कोई और नहीं बताएगा, आपके पास बड़े सारे गेस्ट्स आते रहते हैं, लेकिन जो अनुभव मेरे रहे हैं, वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। कमाल की बात ये हुई कि 9 दिसंबर 2024, मैं डेट्स में बहुत अच्छा हूँ। मैं 9 दिसंबर 2024 को ना बर्तानिया में मिला लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी से, जो अब 96 साल की हैं, शी इज़ 96 इयर्स ओल्ड नाउ, सो वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। सो इधर माउंटबेटन की बड़ी बात हो रही थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन की एक ग्रैंड डॉटर है जिनका नाम है इंडिया हिक्स। लॉर्ड माउंटबेटन की ग्रैंड डॉटर का नाम ही इंडिया है।
एंड व्हेन आई टॉक टू इंडिया, मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड एवरीथिंग, तो ना एकदम से उनके फेस के ऊपर एक थोड़ा-सा वो वाली चीज़ आ गई, गिल्ट। एंड उन्होंने मुझे पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा, "यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री।" तो शी वाज़ लाइक, "नॉट ऑल ऑफ दैट वाज़ गुड।" मैं कहा, "बट वी आर बाउंड बाय इट नॉनदलेस, वी कैन नॉट चेंज इट। But ट्रू। what we can change is the future. What kind of trajectory are we going to go on to? And you know what? I have immense respect for you. And guess what? मैंने फिर लॉर्ड माउंटबेटन के मैंने मैंने मतलब कि ठान रखी थी, मैंने तो पिक्चर खींची उनके साथ, और वो इतनी प्यारी पिक्चर एंड पे निकली, मैंने इंस्टाग्राम पे टैग किया, एंड देन शी इनबॉक्स मी एंड दे वाज सच गुड सेंस ऑफ गुडविल। एंड मुझे लोग पाकिस्तान से, पता है, पिक्चर्स के नीचे क्या कमेंट कर रहे थे? डिड यू आस्क हर दैट हर नाना, हर ग्रैंडफादर हैज ruined द लाइव्स ऑफ कश्मीरीज? मैंने रिप्लाई नहीं किया उस मैसेज को। पता है क्यों रिप्लाई नहीं किया? नॉट बिकॉज आई डोंट बिलीव कि कश्मीरियों की जिंदगी अच्छी नहीं रही। ठीक है। मैं कौन होता हूँ कश्मीरियों को कहने वाला कि तुम लोग जो फील कर रहे हो तुम्हारी भावनाएं झूठ पे आधारित हैं। मैं खुद कश्मीरी नहीं हूँ, मैं कौन होता हूँ उनको पैट्रनाइज करने वाला? सिर्फ इसलिए बिकॉज आई कुड सी टू पैट्रनाइज समबडी जिसने कि अपने हाथों से खुद कुछ किया ही नहीं, दैट वुड हैव बीन अनहेल्पफुल। आई वाज ट्राइंग टू डिस्कवर आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो आज मैं अगर कहूँ 1947 में जो हुआ उस पर तुम क्या कहना चाहोगे? किसको दोषी ठहराना चाहोगे? सबको दोषी ठहराना चाहूंगा। 1965 पे किसको दोषी ठहराना चाहते हो? सबको ठहराना चाहता हूँ। पर सारे तो मुझको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सारे आपने मुझ पे कर रहे हैं। लेकिन आपने अरे! थोड़ी देर आप पहले अपने कहा। देश के अंदर आपको कहा जाता है कि तुम तो एजेंडा कर रहे हो, नहीं, 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 तुम तो हिब्बुल मेरे वतनी ख्याल से और भारत मुनीब में कहा साहब जाता है कि अरे! मुनी जिहादी मदरसा छाप हर जगह से ही मैं तो सैंडविच हो रहा हूँ यार। मुनीब साहब, अगर कोई आपको अपने प्रोग्राम में बुला के और वहाँ कोई अर्नब गोस्वामी जैसे अगर इस तरह से बात करते हैं, माफ़ी माँगे अर्नब गोस्वामी मुझसे, मैं माफ़ी शर्मिंदा हूँ माँगे। उस मैं मैं उसके साथ शर्मिंदा हूँ कभी ना उसके मिलता। लिए। मेरी बात तो सुनें प्लीज़। मैं शर्मिंदा हूँ अगर आपके साथ में नहीं, इंडियन मीडिया आपको पे आपको कोई कोई ज़रूरत नहीं गलत शर्मिंदा। व्यवहार हुआ है उसके लिए डीपली एम्बैरेस्ड, और बट प्लीज़ देखिए, एक्सेप्ट लेकिन माय वो आपका अपॉलजी। दोष नहीं है, यही पॉइंट है मेरा। मगर मेरी बात तो सुनें प्लीज़। बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। आपसे ये कहूँ कि चलें छोड़ें अर्नब गोस्वामी क्या कहता है, और मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट जिस जैसे आपके उनके बारे में तासुरात हैं, मेरे भी हूबहू वही हैं। तो वी आर ऑन द सेम पेज, कम से कम अर्नब गोस्वामी को लेके भी। अच्छा, अब सवाल ये, अगर मैं आपकी क्लास में बैठा हूँ, आप एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर आप हमें मसला कश्मीर समझाएँ 2-4 मिनट में, तो आप कैसे समझाएँगे? क्या आपकी नज़र में मसला कश्मीर क्या है? मैं पहले 2-4 मिनट में ही कह दूँगा कि ये मसला 2-4 मिनट में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसके हवाले से पॉलिसी बनाते हैं, जो इसके हवाले चलें, से इतने सवाल ये मुद्दे नहीं है करते कि हैं, बाढ़ में कितनी वो शराब तो है। 2-4 बात तो सुनें। दिहाइयों में नहीं इसका कोई इसका मुनीब साहब, प्रॉब्लम सवाल का ये सॉल्यूशन नहीं है ढूँढ कि पाए। बार में कितनी शराब है, सवाल ये है कि आप कितनी पी सकते हैं। मेरे पास पूरा वक़्त है, आप मसला नहीं, कश्मीर समझाइए। देखिए मैं वही बात कहूँ, जो 2-4 दिहाइयों में इस समस्या का उपाय नहीं ढूँढ पाए, अरे मैं कौन होता हूँ? मैं किस नहीं, खेत की मैं मूली उपाय कि की मैं बात नहीं 2-4 कर मिनट रहा हूँ, में मैं दरिया ख़ुज़ी में बंद करके दे दूँ? नहीं हो सकता। मैं एज़ अ सुने मेरी बात सुनें, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे। मैं बहुत ये सारे लोग जानना देख रहे चाह हैं, मैं उनको बता दूँ, मैं टीच करता हूँ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। थैंक गुडनेस दिस इज़ नॉट माय फोर्टे। और ओके। मेरे लिए इस वक़्त पता है, कश्मीर कह लो, आप भारत कह लो, पाकिस्तान कह लो, सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहम कौन है? लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल देमसेल्व्स। और ये ठीक। बहुत बड़ा अन्याय होगा कि एक मुनीब कादिर इधर लाहौर शहर में बैठ कर बता रहा हो कि मैं बताता हूँ कश्मीरी लोगों की भावनाएँ क्या हैं। अरे मैंने तो एक दिन भी उनके शूज़ नहीं फ़िल करके देखे, मुझे कैसे पता उनकी क्या भावनाएँ हैं? मेरा काम ये सिर्फ़ ये है भावनाओं कि की बात नहीं हो रही है मैं यहाँ पे, मैं मैं सारी भावनाएँ मैटर करती हैं, ना इतिहास मैटर करता है, ना ये बड़े-बड़े सियासतदान मैटर करते हैं, अच्छा, ये लोग इतिहास मेरे लिए मैटर बड़े नहीं छोटे करता लोग आपकी हैं। नज़र में? लिव्ड एक्सपीरियंसेस। मेरा काम बट पता है क्या है मुनीब लिव्ड कादिर का? लिव्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो भी तो हिस्ट्री का ही एक पार्ट हैं। वो हिस्ट्री का ही एक पार्ट हैं। उनको तो हिस्ट्री से मिटा दिया गया। इसलिए तो मैं उनको वापस निकालना चाहता हूँ। आई वांट टू रेज़रेक्ट देम, यू नो, आई वांट टू रेज़रेक्ट देम एंड आई वांट देयर वॉइसेस टू बी हर्ड। मुनीब कादिर का सिर्फ एक काम है, सुनना। क्योंकि अब हम सुनना भूल गए हैं। हमारी जनरेशन सुनना भूल गई है। हमें इंटॉलरेंस सिखाई जाती है, एंड वी आर बाइंग इनटू इट, एंड वी आर द वर्स्ट क्रिमिनल्स फॉर दैट। मुनीब कादिर साहब, रिज़रेक्ट अगर द वॉइसेस अगर ऑफ मैं द ये वॉइसलेस। कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप जैसा शख्स जो पाकिस्तानी एलीट सोसाइटी से आता है, बिल्कुल, अगर वो झूठ ना। मसला कश्मीर के बारे में अगर उन आपकी कोई स्टडी नहीं है, ना आपको बाप नहीं रे! लगता। स्टडी चाहे जितनी भी हो, मैं अपने तक रखूँगा। क्यों? क्योंकि द मोमेंट मेरे मुँह से कुछ निकलता है,
the moment it can be interpreted in so many different ways, ultimately it can be taken as hugely disrespectful to the people of Kashmir, and I don't want to disrespect them. How? They've already How been exactly? disrespected enough by our politicians How on both. exactly? Please explain. How exactly is because I have never seen the trauma that they have seen. मैंने कभी ये विटनेस नहीं किया कि आपका स्टेटस ही अनडिसाइडेड है। कभी आपको कहा जाता है आप ऑटोनोमस हो, कभी कहा जाता है नहीं आप किसी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हो, कभी कहा जाता है कि आप किसी बहुत बड़ी जिहादी मशीनरी के लिए सिर्फ एक लैब रैट हो। यूं मुझे मेरे साथ खेला जा रहा है, अगर मुझे तोड़ा जा अगर रहा है, लेकिन सेकंड मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में इतने मुनीब वर्षों में साहब की बात स्वतंत्रता सुनिए, नहीं मिली। अगर हम इससे सेकंड बढ़कर वर्ल्ड जुल्म वॉर क्या को होता है? एज़ हिस्ट्री सब्जेक्ट डिस्कस करें, एक एज़ अ हिस्ट्री टॉपिक अगर हम उसको डिस्कस करें, तो अगर हम ये कहें कि जी उससे ट्रॉमा इतना ज़्यादा होगा तो उसको डिस्कस ही ना किया जाए। आपका नहीं ख़्याल कि एकेडमिक होने के मैं नाते कम एकेडमिक से कम डिस्कशन के लिए ओपन हूँ। सबसे हुँ? पहले मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी हो जाए। लिसन टू कश्मीरी वॉइसेस, एंड बाय कश्मीरी वॉइसेस आई डोंट जस्ट मीन टू से आदित्य राज कौन, नॉट जस्ट सर्टेनली नॉट नॉट एंड जस्ट आई एग्री विद यू। उनकी भी सुनो, उनकी भी सुनो, वो भी ठीक है, वो कश्मीरी पंडित लोग हैं, नॉट जस्ट आदित्य धर, उनको भी सुन लो, बट नॉट जस्ट देम, द आई वॉइसेस एग्री व्हिच हैव बीन आई फेडेड। आई एग्री मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे बीच में कम से कम इसे लेकर कोई ना इत्तेफ़ाक़ी है। कश्मीर के नहीं, तमाम आप ये देखें, लोग जो एक हैं, राष्ट्र फिर वो चाहे राष्ट्र। हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं अपनी बात कर लूँ, वो फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बकरवाल, गुज्जर, कोई भी हो, हर कोई जो उस रियासत के अंदर रहने वाला था, उनके आबा-ओ-अजदाद, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं और कोई कमतर नहीं है, कोई जो है बहुत बड़ा नहीं है, सारे इक्वल्स हैं। मैं तो इस बात का कायल हूँ और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। पर आई शायद एग्री विद यू। विक्टिमाइजेशन में सारी इक्वल अगर नहीं है। अगर मैं किसी एक अगर व्यक्ति मैं के साथ दूसरे आपसे से ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है। जी, जी। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि मसला-ए कश्मीर आपकी नज़र में क्या है? कौन से वो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं? तो आप कैसे बताएँगे? मैं बताऊँ? मसला हुँ, कश्मीर, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के किसी भी फॉलोअर को लगता है कि अब उसके पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करेगा कि कश्मीरियों की तकदीर क्या होनी चाहिए, या किसी जमात दावा के आदमी को लगता है कि वो डिसाइड करेगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। इन लोगों के अंदर का ये जो घमंड है उसकी कीमत आज चुका रहा है कश्मीरी, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, वहां की जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे इसकी कीमत चुका रहे हैं। सबसे अग्रीड। पहले मैं कहना ये चाहता हूँ तो जिनके पास सबसे बड़ा माइक्रोफोन है, सबसे बड़े क्रिमिनल्स वो हैं, दोषी चलिए ये वो तो हैं, इनसे सिम्पटम की बात की बात जाए। की आपने, ये तो सिम्पटम की बात की है, मैं कॉज़ जानना चाह रहा हूँ, कश्मीर का कॉज़ क्या है? कॉज भी यही, सिम्पटम भी यही, कि इनको जब तक रेन इन नहीं किया जाएगा, जख्म भी इन्होंने दिया है, और इन लोगों की राजनीति को जब खत्म किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, तो मरहम भी आपको तभी मिलेगा। बात सिर्फ ये है, हमने पावरफुल को सुना अब तक, हमने कभी ये केयर नहीं किया कि कश्मीरी पंडित क्या सोच रहे हैं, हमने कभी केयर नहीं किया कश्मीरी मुसलमान क्या सोच रहे हैं। और हुआ क्या इस चक्कर में, अरे कश्मीरी पंडित ही कश्मीरी मुसलमान से नफरत करना शुरू हो गया। हम ऐसी हाँ, दुनिया में रहते हैं। चलें मुनीब साहब आपकी बातें जज़्बाती मैं एक इधर वो अपने एयर है कंडीशन रूम में काफ़ी। बैठ के कहना शुरू कर दूं कि देखिए ऑन द मैं ग्राउंड जो आपके कश्मीरी अंदर इंसान है, वो क्या फील करता है? मुनीब साहब हाउ मैं पैट्रोनाइजिंग। मैं आपको एक इंसान पसंद इंसान समझता हूँ कि आपके बिल्कुल, अंदर हमदर्दी है, लोगों के बिल्कुल। लिए जो सताए हुए लोग हैं सदियों के, उनके लिए, मज़लूम, गरीब तबका है उसके लिए और मेरे भी जो ख़्यालात हैं, जज़्बात हैं, वो आप ही के साथ में जुड़े हुए हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। और इसी बात की मैं कदर करता हूँ। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मगर चलें ये बात तो हुई, चलें आपने पर मसला मैं इधर कश्मीर बैठ की के सिंपलिस्टिक नैरेटिव देना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने ये कोई 50 किताबों में 50 डिफरेंट बातें रीड की हैं, और फिर मैं उसके ऊपर अपना विश्लेषण करूँ, ज़रूर करूँगा। लेकिन अरे मुनीब कादिर को तो हम बड़ा सुन चुके हैं, हम अरविंद सहारन को बड़ा सुन चुके। I really yearn for the day when I get to listen to real Kashmiri voices, and by real I mean to say each one of those communities, not just those people जो आदित्य धर के साथ बैठकर आज फिल्में बना रहे हैं और करोड़ों हार रुपए बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमा रहे हैं किसी और के दर्द के ऊपर। Not that. मेरा नहीं ख़्याल कि आपसे कोई भी डिसएग्री करेगा इस किस्म की कोई बहुत बहुत बात से। धन्यवाद आपका। सर सवाल अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा कि चलें आप 1971 के हवाले से आपने थोड़ी-सी गुफ्तगू की थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा जी वैसे बाय द वे हमारे मुल्क को आपने 2 टुकड़ों में बाँट दिया, तो उसके बारे में कुछ बताएँ? अच्छा, एक बड़े कमाल की बात है, यहाँ लोग मुझे हिपोक्रेट कहेंगे। एक ड्रामा आया था पाकिस्तान में, और उस ड्रामे का नाम है जो बिछड़ गए। मैंने उसके अंदर एक्टिंग भी की, मैं उसमें नेहरू बना हुआ था।
वाओ! एक फ्लैशबैक सीन में, हालाँकि वो मर गया था, वो तो मर चुका था 1971 में, तो नेहरू का क्या काम, फॉर दैट रीज़न इट वाज़ अ स्पेशल अपीयरेंस। पर क्या मैं उस ड्रामे के नैरेटिव के साथ एग्री करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं करता, और लोग मुझे कहेंगे, "अरे! तू तो हिपोक्रिट है, तो फिर इस तरह की चीज़ में मेरा सवाल पार्टिसिपेट क्यों ड्रामे किया?" पे नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन 1971 मैं की। कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि हाउ अच्छा। द पर्सनल देन बिकम्स पॉलिटिकल, एंड व्हेन आई गो हुँ, हुँ। थ्रू समथिंग पर्सनली, हाउ इट आल्सो अफेक्ट्स माय पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड व्यूज। इट मीन्स कि आई गेट अ ग्लिम्प्स इनटू कि किस तरह आप स्टोरीज का, चाहे आप नॉन फिक्शन की फॉर्म में लिखो या उसको फिक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट करो, आप किस तरह इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो इन फर्दरिंग सर्टेन नैरेटिव्स। और यहाँ मैं अपने अंदर की हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। वो इसी, क्योंकि अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकती। सो बिल्कुल मुनीब कादिर, व्हाई पार्टिसिपेट इन समथिंग दैट यू डू नॉट एग्री विद? और मैं कहूंगा बड़ा जायज क्रिटिसिज्म है। अब आते हैं चलें बात पे आप 1971 की पॉलिटिक्स पर। चलें न अब आप आते हैं अब ठीक है जी, उस पर बात। 1971 के वाकयात के ऊपर कोई ओपन डिस्कशन रखी ही नहीं जा सकती थी कुछ साल पहले। अब मैं ये कुछ साल पहले क्यों कह रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। पर इधर लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर होना था एक सेमिनार और एक टॉक होनी थी कि 1971 के अंदर क्या हुआ था, और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे एकेडमिक्स और लेफ्टिस्ट्स डिस्कशन करने लगे थे कि उसी वक़्त उस कन्वर्सेशन का नपू उसको बंद करवा दिया गया बीच में ही कि जी, ये कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, एकेडमिक स्पेसेस में नहीं हो सकती। और फिर आती हैं फ़िल्में और ड्रामे, और फ़िल्में और ड्रामे हम लोगों को बताती हैं, अरे! ये तो कुछ वो देशद्रोही थे जिन्होंने के ऐसा किया। ये तो वहाँ स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने किया। अरे! नेहरू ने बड़े दहाइयों पहले ये प्लान और मंसूबा बना रखा था, इसलिए टूटा। जबकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बहुत अहम है, और उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को बैठना होगा, बिल्कुल इस पे चर्चा करनी होगी, गुफ्तगू करनी चाहिए। वेयर डिड वी लेट देम डाउन? ईस्ट पाकिस्तानीज़ को लगा कि वो एक्सक्लूड हुए हैं, उनको क्यों आपको लगा? क्या लगता है कहाँ पाकिस्तान से गलती हुई? ना सुनकर। मसलन जो क्या? गलती मैं नहीं दोहराना चाहता, जो गलती मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मुनीब कादिर का एक ही काम है, सुने, बी अ गुड लिस्टनर। मुझे ये लगता है पाकिस्तान से जो गलती हुई, सुना नहीं, वो तुम्हारे अपने लोग थे, वो तुम्हारे अपने थे, सुनते उनको। उनकी जो भी कंप्लेंट्स थीं, उनकी जो भी शिकवा थी, शिकायतें थीं, वो जेन्युइन थीं। वो सच्ची थीं। अगर आपके देश में किसी एक हिस्से के अंदर एक ये भावना उठती है, या एक इस तरह का एक फीलिंग आती है कि यार हमें सुना नहीं जाता, जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फेयरनेस नहीं है। आप ये वाली बात सुनाना चाहते हो, रजिस्टर करते हो, ये बात रजिस्टर होनी चाहिए, ना कि आप ये कहते हो कि अरे! तुम्हारी ज़रूरत कैसे होगी कंप्लेन करने की, तुम तो देशद्रोही हो, अब तो हम तुम्हारी आवाज़ को ठप देंगे। ये गलती है जो कि कभी हमें नहीं दोहरानी चाहिए, जो किसी कौन-कौन देश को से भी नहीं दोहरानी चाहिए। कौन-कौन से ऐसे इकदामात पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत को उठाने चाहिए थे कि जिससे कि मुल्क दो लख्त ना होता? लिसन टू देम, देयर लैंग्वेज, लेट्स स्टार्ट विद दैट। उन पर एक ही आइडेंटिटी थोपना वाज़ नॉट अ गुड आइडिया, एंड इट विल नेवर लेकिन बी ये गुड काम आइडिया तो इन द जनवरी फ्यूचर। 1948 में जिन्ना साहब ने ही कर दिया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाला काम नेहरू साहब भी करते थे अपनी तरफ से। ये वाला नॉट एट काम ऑल, आज भी होता नॉट है। एट ऑल। मैंने बिल्कुल, एक 1 अब सेकंड, आप 1 तो सेकंड, मानेंगे। 1 हुँ, सेकंड। हुँ, हुँ। मैं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन है, इतनी देर नहीं था, अब है। पंडित नेहरू के सामने जब ये सवाल आया कि मुल्क की कौमी ज़बान क्या होनी चाहिए, तो बहुत सारे हुँ, लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया कि मुल्क की कौमी ज़बान हिंदी होनी चाहिए, जिसको पंडित नेहरू ने और उनके जितने भी साथ में कैबिनेट में लोग थे, ज़्यादातर ने रिजेक्ट किया। और वो हुँ, इसलिए रिजेक्ट किया, ये कहकर रिजेक्ट किया कि बहुत सारे स्टेट्स हैं साउथ में जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। वैसे ही वेस्ट के अंदर भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, तो हम सब के ऊपर एक ज़बान थोपें, इससे बेहतर तो ये है कि इंग्लिश को क्यों ना हम जो है पूरे मुल्क के अंदर एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे रखते हैं। और इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये जो कि पाकिस्तानियों के लिए शायद एक ऐसा कोई इंकशाफ है जिसको कभी उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि भाई ये कैसे हो सकता है? सर, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। तो हमारी राब्ते की बोलो, बोलो ज़बान एक अंग्रेज़ी लैंग्वेज। है, और वो इसलिए प्लीज़ मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। वो इसलिए पंडित नेहरू ने कहा क्योंकि वो ज़बान ना सिर्फ़ हमें आपस में जोड़ती है, बल्कि हमें दुनिया से भी जोड़ती है। तो मसलन अगर मुझे किसी मेरे साउथ इंडियन कोई फ्रेंड से बात करनी हो या नॉर्थ ईस्ट से, तो मुझे उनके साथ इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो ये काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, हमारे यहाँ बल्कि एक मैं आपको बताऊँ स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन
एक हमारे यहाँ पे लॉ आया, कमीशन बना, उसके बाद वो हुँ, बाद में लॉ बना, तो उसमें तमाम जो स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज़ किया गया, और वो भी ज़बान के हुँ, उस पे कि ज़बान और कल्चर हुँ, को देखते हुए कि अगर भाई अगर ये इस तरफ पढ़ते हैं लेकिन ये ज़बान गुजराती बोलते हैं, तो ये हिस्सा गुजरात में जाने दो। इनको वो ज़्यादा अच्छी तरह से लुक आफ्टर करेंगे। शायद यही वजह है कि वो जो 500 के करीब जो रियासतें हिंदुस्तान के अंदर मर्ज हुईं, उनको जो है एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी मिली कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं गई। हाँ, वो बात और है कि आज इंडिया के अंदर हिंदी ज़बान को इम्पोज़ करने की कोशिश हो रही बिल्कुल, है, जिसका बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त बैकलैश साउथ इंडिया में देखने को बिल्कुल। मिल रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ने पंडित नेहरू की जहाँ तक बात आपने भाषा के विषय के ऊपर कही है, ठीक है, वहाँ वेरी इंक्लूसिव, वेरी ब्रॉड माइंडेड, मेनी अदर इश्यूज़ व्हिच ऑपरेटेड एज़ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, प्री-पार्टीशन, चाहे वो उनके पी उस वक़्त का जो मुस्लिम लीग बना था, उसके हवाले से जो उसके प्रतीक उनके विचार थे, पंडित नेहरू के, एंड ही वाज़ वेरी रिजिड, ही न्यू हाउ टू पुट हिज़ फुट डाउन ऑन दोज़ मैटर्स। सेपरेट इलेक्टोरेट की मसलन जहाँ तक कौन-सा बात ऐसा है, विचार था जो मैंने आपको लगा कि ये ठीक नहीं था? The fact कि पंडित नेहरू believed कि status quo was working for everybody. Status quo being कि विद इन कांग्रेस अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो काफी है। ये जो मुस्लिम्स इधर डिसग्रंटल्ड हुए हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं एक सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की, ये बातें कर रहे हैं हम अपनी पार्टी बना देंगे। नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू देम, आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट, बिकॉज ये सारी कंप्लेंट्स सिर्फ पॉलिटिकल वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से तो निकली क्या आप हुई हैं। ये कह काफी रहे हद तक हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को नहीं मानना चाहिए था या मान लेना चाहिए था बहुत पहले? मैं ये कहता हूँ बहुत पहले मान लेना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि कब उनकी जो मान लेना कंप्लेंट चाहिए था? जब मौका था, वो तो जी। कभी चाहते ही नहीं थे कि मुस्लिम लीग अलहदा से बने, एक वो एक चाहते ही नहीं थे सेकंड कभी एक भी सेकंड कि रुकें, ये नौबत आए कि अलहदा से लेट मी पाकिस्तान करेक्ट बने। यू हियर। जब सर ऐसा कंप्लेंट्स आ है, रही थी आपको, मुस्लिम 1 लीग मिनट मैं बनी। बात खत्म कर लूँ, जब आपको कंप्लेंट्स आ रही थी फ्रॉम विदिन द मुस्लिम सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम, और तब आपने कंप्लीटली नहीं सुना, व्हाट डिड इट डू? इट ओनली लेड टू डिविजन। क्या ये नेहरू की नीयत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अरे गांधी साहब तो चाहते थे कि कभी अलहदा से पाकिस्तान ही ना बने। वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल से सोचते थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप सुनते नहीं हो 100% टू डिसिडेंट वॉइसेस, क्योंकि आपको लगता है आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई फील एज अ मुस्लिम इज राइट फॉर हिंदू, और आई टेल यू व्हाट इज राइट फॉर अ मुस्लिम एज अ हिंदू। यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज इफ यू डू दैट इट ओनली लीड्स टू फर्दर डिविजन। तो मुझे लगता है गलतियां सबसे हुई हैं, हाँ किसी से ज्यादा हुई होंगी, किसी से कम हुई होंगी। ऐसा है सर कि मुस्लिम लीग बनी 1905-6 के दरमियान, बिल्कुल। ठीक है? 1908 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दी गईं। अच्छा, दे दी जब गई, सेपरेट बिल्कुल। इलेक्टोरेट्स दी, अंग्रेज़ ने दी, बिल्कुल नेहरू दी। वाज़ इन नो पोज़ीशन टू गो एंड डिलिवर दैट, बिकॉज़ एक तो ये है कि वो उस वक़्त इंडियन पॉलिटिक्स के सीन में ही नहीं थे, ठीक है? हिज़ फादर वाज़ मोतीलाल नेहरू, लेकिन ऑफ कोर्स। जवाहरलाल नेहरू वाज़ नोवेयर टू बी सीन, या पॉइंट नंबर नेहरू सीनियर को भी इंक्लूड कर लेना, बिकॉज इट्स लाइक नहीं, नहीं, होल उनको इंक्लूड क्या करने, पॉलिटिकल बट मेंटलिटी इन्वॉल्व, चलें मैं बात ये कनेक्टिविटी बात रिलेटिवली, मुकम्मल या कर लूँ अपनी। तो 1908 में जब मुस्लिम लीग की ये जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जब ये मान ली गई, तो 1908 से लेके 1947 तक का जो पीरियड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू या उनके फादर या महात्मा गांधी और या कांग्रेस का कोई भी लीडर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ग्रांट कर सके, क्योंकि वो पावर तो अंग्रेज के पास थी। और मुसलमानों के पास, सर एक मिनट, मुसलमानों के पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1946 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें थी। उन्होंने एक्सरसाइज भी की, जिस पर जिन्ना साहब ने कहा कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है, सूबाई असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट 46 के, इसने ही पाकिस्तान की जो हमारी डिमांड है उसको लेजिटिमेसी दी है। ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, और हमारा तो नारा ही था कि भाई मुस्लिम लीग को दिया गया वोट जो है वो पाकिस्तान के लिए है। पॉइंट नंबर हुँ, वन। पॉइंट हुँ, नंबर टू ये है कि आजाद हुँ, हिंदुस्तान के अंदर पंडित नेहरू हुँ, जब प्राइम मिनिस्टर बने, हुँ, उनके प्राइम हुँ, मिनिस्टर बनने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दी गई, तो वो एक आपका शिकवा हो सकता है। लेकिन उसके जवाब में फिर मैं ये कहूंगा, जो बात चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो कि मुस्लिम लीग के सेकंड इन कमांड थे जिन्ना साहब के बाद, अच्छा वो पाकिस्तान गए नहीं पाकिस्तान बनने हुँ, के बाद। हुँ, ही हुँ, डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया। चौधरी साहब को फिर जो है
जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी शामिल किया। और जब हुँ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस रात जब पंडित नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, तो 4 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया, उन्हीं में से चौधरी खलीकुज़्ज़मान भी थे। चौधरी साहब की जब पोडियम से आए तो उनकी आँखें नम थी, पंडित नेहरू ने उन्हें गले से लगाया, उनसे कहा कि चौधरी साहब, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप नुमाइंदगी करें, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनें और मुस्लिम्स को रिप्रेज़ेंट करें। अच्छा, बिल्कुल। चौधरी साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा भी बन गए। जब उन्होंने मिलना शुरू किया तो कुछ अरसे बाद मोहम्मद इस्माइल नाम के एक मुस्लिम लीगी लीडर थे, मद्रास से आते थे। हुँ, उन्होंने हुँ, कहा कि जी मुसलमान अब जो भारत में रह गया है, जो पाकिस्तान नहीं गया, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो नहीं गया, जो भारत में रह गया है, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएँ। हुँ, 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 इसके हुँ, जवाब में और इस बात की तायीद जो है वो हुँ, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने भी की। उसके जवाब में कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे इंक्लूडिंग सरदार पटेल, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, आपकी तो डिमांड ही सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू हुई थी, जो कि हुँ, आगे चल के एक सेपरेट कंट्री तक पहुँच गई। अब हुँ, आपको सेपरेट कंट्री भी दे दी गई है, आपकी आबादी के तनासुर से जितना आपका हिस्सा बनता था, उतना आपने हुँ, लिया है और जिन्ना साहब ने एग्री किया है। ठीक सही। है? आपके बिहाफ़ पे मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर होने के नाते। तो अगर आप यहाँ खुश नहीं हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो ऑप्शन आपके पास आज भी अवेलेबल है। क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ के बेसिस पे वन मैन, वन वोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो सेपरेटिज़्म की बुनियाद रखती है, पहला जो काम अंग्रेज़ ने किया हमें अलग करने के लिए, हुँ, मुझसे बड़ा जो है इस सरज़मीन से प्यार करने वाला शख्स, जो मैं तो रहता ही उस हुँ, दौर के अंदर हूँ 24/7, हुँ, आई फ़ील दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट द ब्रिटिश डिड टू सेपरेट टू अस। डिवाइड, हमारे दिलों ऑलराइट। के अंदर अब इसका मैं ज़रा थोड़ा-सा लकीर उत्तर दूँ, खींचने उसके का ऊपर काम विश्लेषण जो है, करूँगा। वो मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी हुँ, गई, उसकी बदौलत हुआ। हुँ, मैं ये कहता हूँ सर, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप में काबिलियत है, आप यूके में हो, मैं न्यूज़ीलैंड में हूँ, कोई कहीं है, अगर हम में काबिलियत है, तो यहाँ का सिस्टम हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देता, ये हमें बराबर के मौके देता है। जिससे कि अगर हम में काबिलियत है, तो हम यहाँ के टॉप पोज़ीशंस पे जा सकते हैं। ठीक है? लेकिन हुँ। हम और आप बैठ के आज ये कहें, ज आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, तो पंडित नेहरू का इसमें क्या कसूर है? नहीं, कैसे नहीं, 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 नहीं। मुसलमानों को अकोमोडेट मैं करें? ये कह रहा हूँ कि पंडित नेहरू से लेकर जिन्ना तक हर हर सियासतदान की कुछ रेड लाइन्स थी जिस पे दे वर वेरी रिजिड। जिन्ना मैं साहब के कहता हूँ जब तक नुकात तो पढ़े ही होंगे आपने। ऑफ कोर्स हू हैजंट वी हैव ग्रोन ऑन दैट। वी लेकिन मैं पहले ग्रोन अप उत्तर ऑन दे दैट। दूँ आपके मैं पहले आपकी बातों का उत्तर देना शुरू जी। करूँ। अब आप कहते हो जी 1905 के अंदर जाकर मुस्लिम लीग बन गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बाद में सारा कुछ मैं मान गया। बट मुस्लिम लीग वाज़ इन इट्स इन्फेंसी। एक पर्टिकुलर मुस्लिम वॉइस थी। आपने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट वाज़ द वे फॉर द ब्रिटिश टू पेव द वे फॉर सेपरेटिज्म within the political landscape of ऑफ कोर्स India इट as वाज़। it was then, the हुँ, United India. All right. Now, my answer to that is आपने कहा है कि न्यूजीलैंड में आप बैठे हो या कोई बरतानिया में बैठा है, वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स आज नहीं है, तो सबका एक ही वोट, उस एक वोट की उतनी वैल्यू, सब इक्वल सिटीजन्स। पर मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि जिधर देयर इज़ लैक ऑफ इक्वालिटी विद इन सर्टन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी बहुत कम्युनिटीज़ हैं जो कि मुझे फील होता है उनको एम्पावरमेंट की सख्त ज़रूरत है। बाय विच आई मीन टू से, चाहे वो हमारे बलोच हों, चाहे वो हमारी पश्तून इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हों, चाहे वो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों लाइक क्रिश्चियंस या अहमदीज़ हों, वो आई मीन इस तरह की कम्युनिटीज़ जिनको कि कभी उस लेवल की इक्वल सिटीजनशिप जिसके लिए वो एस्पायर करते थे, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते हैं, वो नहीं मिली। तो उधर अगर आपने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करनी है उनके हक में, वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रिजर्व सीट्स का सिस्टम तो आपके मुल्क में लगता है, हमें भी लगता है, उसको एक्सटेंड कर दो, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ले आओ। आई डोंट थिंक इट्स अनहेल्दी in and of itself. What's unhealthy though is when you do not listen to voices, और आप उन पर, जो कि मेरे देश में बहुत होता रहा है, मेरे देश में बहुत होता रहा है, इसी तो बोलता हूँ, आपको जब लगता है कि कोई कंप्लेन कर रहा है आपसे, क्योंकि यू सेड अरे ईस्ट पाकिस्तान 1971 में गलती क्या हुई पाकिस्तान से, मैंने कहा कि पता है क्या गलती हुई, सुना नहीं, वी डिड नॉट लेंड देम अ लिसनिंग ईयर। और इसलिए आज के दिन मैं कहता हूं भारत को भी और पाकिस्तान को भी, हमें चाहिए कि ये जो मैंने हमारे यहाँ रिलीजियस कम्युनिटीज की बात की, चाहे अहमदी हो चाहे वो पाकिस्तानी हिंदू हो, बजाय कि आप ही कहते हो अरे पाकिस्तानी हिंदू हो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, listen to them and their stories which are born out of their lived experiences. Similarly,
किसी को ये कह देना कि पाकिस्तान के अंदर किसी को कह देना, अरे ये तो रॉ एजेंट है, ये तो फॉरेन फंडेड है। नहीं, नहीं, ये इट्स अ वेरी बहुत सारी सिंपलिस्टिक वे बातों ऑफ को हम स्पीकिंग अगर टू अगर व्हाट हम इज। मिक्स ना करें, इसी तरह मैं से मैं किताब कहना दूँगा चाहता आपके हूँ कि लिए, मेरे भारत बुक में किसी सेल्फ में बड़ी अच्छी हाँ, रिकमेंड करूँगा मैं भारत में आपको। किसी को कहना कि तुम तो अर्बन नक्सल हो, तुम तो टुकड़े-टुकड़े गैंग हो, तुम्हें तो सुनना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। ये जी ना, गलती जो मैं ईस्ट मेरी बात पाकिस्तान सुनें, सवाल से हुई थी, ये हम आज भी दोहराई जा रही है, पूरी दुनिया में दोहराई जा रही है, भारत में दोहराई जा रही है, पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। मैं कहता हूँ बस कर दो, बस। बी मुनीब गुड साहब लिस्टनर्स, यू आर ऑल मुनीब वेरी गुड साहब, टॉकर्स। हम एक पैर तारीख में और एक आज में इस मौजूदा वो तो हालात में नहीं रख हमारे सकते। भाग्य में लिखा था, वो अच्छा, ही अब हमारा भविष्य भी है, वो ही हमारा इतिहास भी है। ये तो इंसान की किस्मत में है। हम जब पैदा हुए ना, तो वी आर अ मिक्सचर ऑफ आवर पास्ट एंड आवर प्रेजेंट एंड यूजिंग द नॉलेज ऑफ हाइंडसाइट। अब हमने डिसाइड करना है फ्यूचर में हमने क्या करना है। ज़रा आप मेरे साथ भविष्य की बात करें और फ्यूचर की बात मैं करें, हम मैं आज नहीं आ इसी रहे। पर जी, 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 मुझे लगा कि हमने तारीख में काफ़ी ड्वेल कर लिया है। बहुत कर तो लिया हाँ जी, तो वक़्त आ एंड गया इट्स स्टिल नेवर थोड़ी-सी। इनफ। बट हाँ जी, हाँ जी, कोई आगे की बात कर लें। करें मगर ना। देखें, अगर अगर आपका गिला जो है मौजूदा हुकूमत से हो, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ठीक भी है। लेकिन जब आप हिस्ट्री में जाके और आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुँ, हैं, तो उसने कहीं पर भी किसी के साथ में किसी भी किस्म का इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया। बिल्कुल हमारे मानता हूँ। हमारे बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। आज हुँ, अगर आप एक शख्स से, एक फ़र्द वाहिद से खुश नहीं हैं, कोई बात नहीं, हमारे आइन में इतनी गुंजाइश है कि कल को कोई और आएगा और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आइन पर सिर्फ़ चलने की ज़रूरत होगी। वो नहीं मुझे तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पसंद को है। लेटर एंड बाय द स्पिरिट। वे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, सीधा आफ्टर 1947 उसका कंटेंट आप लोग देख लो, मैं उसके अंदर किधर गलती ढूँढ सकता हूँ? मैं नहीं ढूँढ सकता। आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद दैट। सेक्युलर फाउंडेशंस हैं फॉर गुडनेस सेक। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वैसे ही मैं ये देखें, मुझे जिस बात की तकलीफ़ होती है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री को जिस हद तक डिस्टॉर्ट किया गया है, कि अब मैं एक आपको एक रेफ़रेंस दूँ, तो पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, तो हुँ, उसी हुँ। को ही खिताब करते हुए जिन्ना साहब ने 15th ऑफ अगस्त की उनकी स्पीच है, वो ये कहते हैं कि हुँ, इनॉग्रेटिंग द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑन अगस्त 15th 1947, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना issued the following message to the nation. It is with feelings of greatest happiness and emotion I send you my greetings. August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. हुँ, हुँ, हुँ। One one would ask, then why celebrate your Independence Day on 14th? ओह! जबकि मैं जवाब दे दूँ? दे दूँ हाँ, जवाब? हुँ। ऑफ कोर्स टू कीप पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम इंडियंस इंडिपेंडेंस डे। ऑफ कोर्स। ये तो अंधे को भी नज़र आ जाए। बट हिस्ट्री जब आप देखें, वो वैसे ही है कि हम 2 दोस्त हों, एक हिंदू, एक मुसलमान, दोनों हमसाए, एक ही दिन पैदा हुए, लेकिन हुँ। कोई अगर हमें ये कहे कि मुनीब तुम्हारी पैदाइश अरविंद से दिखानी इसलिए ज़रूरी है ताकि पता लगे कि तुम अलग हो, बावजूद कि तुम एक ही दिन पैदा हुए हो, नहीं भाई तुम एक दिन पहले मनाएँगे तुम्हारा जन्मदिन हम। तुम्हारा बर्थडे जो है विल सेलिब्रेट 1 डे अर्लियर। पर मैंने कुछ देर पहले नहीं कहा था? इसी इसी कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इंडियननेस को मिटाना चाहते हैं अपने इतिहास हुँ, में से। लुक, अगर आपने रीड किया हो ना इस तरह के राइटर्स को, युval नोआ हरारी जिसने बाय द वे काफ़ी मेरे दिमाग को खराब किया है। सो पाकिस्तान में जो भी राइट विंगर्स हैं वो ज़रा उसके ऊपर गुस्सा करें, मुझ पे इतना गुस्सा ना करें। वो तो ऐसे ही कहते हैं ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए हैं, नेशन, पैट्रियोटिज़्म, ह्यूमन राइट्स इवन, ये सब फिक्शन है। एंड इसको हमने मीनिंग एट्रीब्यूट किया है, इसको हमने अहमियत दी है। मैंने आपको पहले ही कुछ देर पहले कहा था, अब मुझे इतनी जेलसी हो रही है मेरे एंसेस्टर से कि 1965 से पहले से मुँह उठाकर इंडिया जा सकते थे, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। वो इधर से उधर इधर आ सकते थे। आई हैव बीन आप मुझे इधर बैठकर सुना रहे हो कि तुम अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ तो ओपिनियन रखो, तुम्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ तो अहमियत देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा देश जिसके साथ मेरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, मैं अगर वो विज़िट ही नहीं कर सकता, जो मेरे लिए भी लैंडमार्क्स होने चाहिए थे। मैं आगरा में एक ताजमहल नहीं आज देख सकता और मुझे पता है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं किसी कभी दिन गए भारत नहीं में आप जाऊँगा इंडिया? और मैं कभी नहीं गया। कभी नहीं गया और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, मेरी मेरी वालदा गई हुई हैं, मेरी बहन गई हुई है और उनको इतना पसंद है भारत। और आपके वो जो फ़ादर वहाँ के साहब शॉपिंग की बातें करती हैं, मतलब जो उधर से वो कहते हैं कि जो आपको कपड़ा मिलता है उधर से, जो आपको उधर से ज्वेलरी, क्योंकि ख़वातीन को इन चीज़ों का शौक होता है और हुँ, उनको एक सेंस ऑफ लॉस फ़ील होता है दैट दे कैन नॉट डू दैट। यू नो ये मेरे लिए कितना बड़ा लॉस है बिकॉज़ आई
एम अ हिस्ट्री बफ। मैं अगर वलैत जा सकता हूँ और मैं लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी को मिल सकता हूँ बिकॉज मुझे हिस्ट्री का शौक है, तो जो मेरी अपनी हिस्ट्री है इधर से कुछ ही आधे घंटे 40 मिनट की दूरी पे है दिल्ली, पर मेरी जरूरत नहीं है कि मैं उसके वीजे के लिए अप्लाई भी पहला कर सकूँ, शहर मेरी जरूरत कौन-सा नहीं है। है वागे के उस पार हिंदुस्तान का? क्या? वागा के उस पार हिंदुस्तान का पहला शहर कौन-सा है? वो शहर जो कि दरअसल मेरे इतिहास का घर था, द हुँ, हाउस टू माई हिस्ट्री, जिधर मेरी किस्मत तय हुई थी। क्या नाम है उस शहर का? जिस शहर में नहीं आने देते उसका नाम पूछते हैं। मैंने हुँ, अभी दिल्ली का है कुछ देर पहले, पर आप कहेंगे नहीं ये दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली नहीं, तो दिल्ली नहीं है। तो नहीं है। देखा, दिल ही तो नहीं है। अच्छा, ओके, बिल्कुल भी दिल है इसे किसी का इतना कि आप वो अपने दरवाजे खोलें अपने दिल के और मुझे मेरा स्वागत करें और नहीं, कहें नहीं, कि आकर देखो। ऑन अ वो सीरियस मुझसे लाना नोट चाहते थे। यू ऑन अ वांटेड द ऑन अ स्वीट्स एंड सीरियस स्पाइसेस नोट ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ, ऑन अ हाँ। सीरियस नोट वाघा के उस पार पहला हिंदुस्तान का शहर कौन-सा है? सिर्फ आप क्या समझते हैं मुनीब साहब? आप क्या समझते हैं? मुझे तो पता है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। इसीलिए तो आपसे पूछा हूँ क्योंकि आपको पता है। बता ही दें। मुझे तो मैं आपसे सवाल आपसे है, मेरा इंटरव्यू आपका हो रहा है। हाँ, आप पहले बताएँ ना, फिर देखते हैं कि मेरी अपनी बुक्स के अंदर क्या है। मेरी अपनी बुक से मुराद नॉट द बुक्स बिहाइंड मी, बट इन द बुक्स ऑफ माय मेमोरी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतना नहीं घुमाना हुँ, चाहिए इसको। लेकिन मैं हर बात घुमाता हूँ, आदत से मजबूर। तुसी तुसी दस्सो, मेरा लाइफ हमेशा ही रूल रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अ, आपने हुँ। बताया कि आपके शायद आबा-ओ-अजदाद का शहर है, तो मुझे लगा शायद आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं, 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 क्योंकि दिल्ली में तो दिल है। जाना चाहता हूँ आगरे में, फिर लोग मुझे कहते हैं अमृतसर, और शायद आप इनमें से कोई एक उत्तर है जो सुनना चाह रहे हो, और मैं वो जानबूझ के नहीं सुना रहा। आप सुनना चाह रहे हो अमृतसर, मैं कहना चाह रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा दिल दिल्ली में है। क्योंकि उस शहर के साथ जो मेरी वाबस्तगी एक है, उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। तो इसलिए आप जो भी मुझे उत्तर दोगे मैं नहीं यकीन करूँगा मेरी दिल्ली है, लेकिन हाँ, आप कहोगे क्या अमृतसर। चलें चलें आप अगर तो यही मैं कहोगे। आपसे ये पूछूँ आप तो अगर यही मैं कहोगे, इसलिए मैं आपके मुँह से यही बात निकलवाना चाह रहा हूँ। कहते हैं अमृतसर नहीं, कह नहीं, दें। मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आप तो आपसे यही ये कहेंगे। जानना मैं लेकिन आपसे मैं मेरा आपसे ये मेरे जानना लिए पहला चाहता हूँ शहर वो है जहाँ मेरा दिल ही है, और वो दिल्ली है। चलें ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं सोचता हूँ ना कि मैं पाकिस्तान को क्रॉस करूँगा, मैं अमृतसर का नहीं सोच रहा होता। मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं सीधा दिल्ली में जाना चाहता हूँ, और पता है क्यों जाना चाहता हूँ? फ़िल्मों में दिखाते हैं, नफ़रत करते हैं, अरे ये तो पाकिस्तान वाले इधर आकर ये करना चाहते हैं। नहीं, मैं उधर उधर के नज़ारे देखना, कुतुब मीनार देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं देख सकता? अगर मैं अपने लाहौर का बादशाही मस्जिद देख सकता हूँ, क्यों नहीं देख सकता? मेरी जनरेशन ऐसा उम्मीद भी क्यों नहीं रख सकती कि हम कभी भारत जाएँगे? जानते हैं मुनीब हम वो साहब देखेंगे जिधर हमारी जान हिस्ट्री डिसाइड हुई जानते थी, हैं मुनीब जिधर हमारी साहब किस्मत डिसाइड हुई थी। जानते हैं मुनीब साहब मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा? ये चलिए सवाल फिर बताएँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने पाकिस्तान के नामवर जो शख्स ऐसी ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसे-ऐसे लोग जो कि बड़े-बड़े ओहदों पे रहे हैं, यकीन मानिए उन्हें नहीं पता था कि वाक़े के उस पार पहला शहर अमृतसर आता है। आपने भी बड़ी देर कर दी, मुमकिन है आपने देख लिया हो स्क्रीन पे, मगर मैं नहीं, मानता हूँ कि मैं सिर्फ क्विज़ कर रहा था। मैं ये आपके मुँह से बात निकलवाना चाह रहा था कि ये वही कहेंगे, सवाल इसलिए देखें क्यों मुझे पूछना है कितना अमृतसर? कितना अजीब मैं है कहता सवाल मैं हूँ आपसे जिसके पूछ साथ रहा हूँ, मेरी आप कोई घुमा के मुझ वाबस्तगी पे डाल नहीं रहे है। हैं। मगर सवाल क्या? चलें छोड़ें इसको। सर अगर अगर हम इस पौने 2 अरब की आबादी का जो रोशन मुस्तकबिल है, उसको हुँ। देखते हुए अगर हम आगे का थोड़ा सोचें, तो ये जो अभी मौजूदा डेडलॉक बना हुआ है, आप क्या समझते हैं कि हम इसे कैसे तोड़ें? कैसे हम कोई आगे कोई एक कदम ही बढ़ाएँ चाहे मगर वो कैसे बढ़ाएँ? क्या और वो क्या है आपकी नज़र में वो स्टेप? Stop believing what you are told, for goodness sake. You know, stop going with the flow. Only dead fish goes with the flow, you know. The point here is कि turn the tide. आपको एक बात सिखाई गई है, refuse to buy into it. Refuse to buy into it. Refuse to buy into what you are told. बट लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स। हम ना डिह्यूमनाइज करने में बहुत बिजी हैं। मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुसीबत सिर्फ ये होती है, इसमें से 50% के साथ आपके दर्शक एग्री करेंगे, 50% के साथ डिसएग्री करेंगे, क्योंकि नहीं, नहीं हर कोई ऐसी वाटर कोई बात लॉटरी में नहीं। पड़ जाता है। और मैं कहता हूँ 100% अगर मैं तुम लोगों के साथ एग्री करता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं एग्री करते 100% मेरी बात के साथ। और बात ये है, मैं पाकिस्तान के अंदर ना एक कवरेज देख रहा था, कि जब पाक भारत टाकरा हुआ मई 2025 में, तो एक बंदा बैठा हुआ, एक पत्रकार बैठा हुआ,
और वो हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल पे बैठकर कह रहा, सुनो न्यूज़ पर, एक भारतीय पत्रकार को, कि हम असर ईमान वाले लोग हैं, अगर हम जिंदा रह गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, तुम तो जिंदा रहकर भी जलील, तो मर के भी जलील। यू नो व्हाट, एज अ पाकिस्तानी पर्सन, for me, somebody who's born in a Sunni Muslim house, it was very offensive listening to that. Not only is it मैं offensive समझ to Hindus of Hindustan, but it's also very offensive to Hindus living here in Pakistan. What are you trying to tell them? Are they not equal citizens? उसी तरह से मेरे लिए इस प्रकार की भाषा भी जब इस्तेमाल हो रही होती है, तुम पाकिस्तानियों एक एक बूंद को तरसोगे, कीड़ा भी जिंदा नहीं रहेगा, जनरल एसपी सिन्हा जब ये कहता है, या जब जनरल जीडी बख्शी कहता है कि पाकिस्तानी डीएनए के अंदर ही पाखंडी बना है, पाकिस्तानी पाखंड है, दिस इज इन द पाकिस्तानी डीएनए, अर्नब, आई एम टेलिंग यू, जब ऐसी बातें की जाती हैं और डिह्यूमनाइज किया जाता है, मदरसा छाप कटवो, इस प्रकार की भाषा हम पाकिस्तानियों के प्रतीक इस्तेमाल होती है गोदी मीडिया के द्वारा, आई फील इक्वली ऑफेंडेड। सो माई प्रॉब्लम इज दैट वी हैव स्पेंट डेकेड्स, यही हिस्ट्री को हमने उठाया, मरोड़ा, कि कब कभी रैंडमली नेहरू ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, जिन्ना ने क्या कहा, उसको हमने यूज किया, डिस्टॉर्ट किया, ताकि हम इसी किस्म की डिह्यूमनाइजेशन को प्रमोट करें। एंड एवरी सिंगल टाइम दैट पीपल ट्राई डूइंग दैट टू मी, आइदर इन पाकिस्तान और इंडिया, माय रिप्लाई वाज, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, कीप शाउटिंग, बट दिस लाउड माउथ सिटिंग हियर इज नॉट लिसनिंग टू यू, क्योंकि आई विल मेक अप माई ओन माइंड। और मैंने पता है क्या माइंड अपना बनाया, आई डोंट हेट, हेट सक्स द लाइफ आउट ऑफ यू। नफरत कर करके थक जाते हो, लगता है जैसे कि आपके अंदर से किसी ने एनर्जी निकाल दी है। तो नहीं यार, मुझे सिखाया गया था कि नफरत करो क्योंकि वो हिंदू है या वो भारतीय है, मैंने कहा मैंने ये नहीं सीखना, जी, आई रिजेक्ट दिस। उसी मैं तरह से जो भारत में लोग बैठे हैं, तुम लोगों को सिखाया जा रहा है कि नफरत की जाए मुझसे, क्योंकि मैं एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से आता हूं, मैं पाकिस्तानियों में कहता हूं इसको रिजेक्ट करो, इस संगठन में ही शक्ति है। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपका पैगाम है, संगठन में ही शक्ति है। मुनीब कादिर साहब, मेरी आखिर में आपसे दरख़्वास्त है कि आप अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के प्रोग्राम में ना जाया करें, नौ वरना साल हो गए अपना यार, रात वरना की बात है, अपना मैं जो जाता हूँ। बचा-खुचा आपका ज़हनी तवाज़ुन है, वो भी खो देंगे। नहीं, 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 मुझे बड़े लोग कहते हैं, जा, बड़ी पब्लिसिटी है, बड़ी हाइप है। मैंने कहा भाड़ में की पब्लिसिटी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इन लोगों को वहाँ से पैसा मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। उसकी पता है वजह क्या है, क्यों नहीं पैसा मिलता? यार मुनीब कादिर नहीं जाएगा, 50 और लोग चले जाएँगे उधर। वो अपनी मशहूरी के लिए चले जाएँगे, या वो वैसे ही मसरूफ़ होने के लिए चले जाएँगे। वो फॉर सम रीज़न जाएँगे, और वहाँ से भी लोग आते हैं। जीडी बख्शी इधर बोल न्यूज़ पे आता था, आदित्य राज कौल आता था बोल न्यूज़ पे। लेकिन क्या है कि दैट वाज़ वेरी 2018, 2020s। मैंने कहा यार मेरे अपने मुल्क के अंदर इतना गंद है, मैं पहले ज़रा इधर तो लोगों को आड़े हाथों लूँ। मेरे मुल्क के अंदर खलील रहमान कमर बैठा हुआ है, पहले मैं उसको तो सुनाऊँ, जो हमारे मुल्क की फेमिनिस्ट्स को गालियाँ देता है। मैं पहले उसको तो ज़रा सुनाऊँ, तुक करूँ। मेरे मुल्क के अंदर अगर एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, हाँ, मेरे मुल्क के अंदर मुबश्शिर लुकमान ने क्या कहा था मई 2025 में? उसने कहा था कि अगर भारत को हम हरा देते हैं जंग के अंदर, तो क्या हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपनी लौंडियाँ बना सकते हैं? आई वाज़ द पर्सन हू वाज़ ऑफेंडेड बाय दैट। ट्रू। I was the one who called him out, despite the fact कि मुबश्शिर लुकमान को मैं बड़ी दफा से मिल चुका हूँ। मुबश्शिर लुकमान is very good friend of my father's, and I did not care कि मेरे पर्सनल रिलेशंस अगर खराब होते हैं तो हुए, लेकिन अगर मैं अपने मुल्क के अंदर होते हुए अन्याय को कॉल आउट नहीं कर सकता, तो फिर मेरी शक्ल नहीं बनती कि मैं भारत के अंदर बैठ के लोगों को कहूँ कि तुम लोग मेरी सुनो। तो अब ये राइट मैंने अर्न किया है। I've earned the right to lecture people from India because I lecture people from Pakistan as well, and मेरा हुँ, यही जवाब है, बस कर दो। ये मेरा संदेश है, बस कर दो ये नफरत की सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करना। ये जो आप लोगों को बकवास बताई जाती है, मैं तो अर्नब के प्रोग्राम पे नहीं जा रहा। मैं तो इधर औरिया मकबूल जान के साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहा अब। आज के दिन तो मैं ये नहीं कर रहा। मैंने अर्नब को डांटना था, डांट दिया। मैंने औरिया मकबूल जान को डांटना था, डांट दिया। दोनों को एक ही बात कही थी मैंने, बंदे ते पुत्र बनो। अब जब मैं उस सारी चीज से निकल आया हूं, एंड आई एम अ मच बेटर पर्सन टुडे, आज मैं सबको ये कहता हूं, नफरतें छोड़ो। ये सुल्ली बाई नाम का तुम लोग ऐप बनाते हो और उसके अंदर नीलामी करते हो मुसलमान औरतों की, शर्म आनी चाहिए। उसी तरह से मेरे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो हिंदू औरतों के प्रतीक इसी किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और मैं जो जो थोड़े बहुत रीजनेबल माइंडेड लोग हैं, जिनमें एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, उनको ये कहना चाहता हूँ, इतिहास हम बदल नहीं सकते, पर भविष्य को बदला जा सकता है। स्टार्ट विद काइंडनेस, स्टार्ट विद लिसनिंग टू ईच अदर। बहुत खूब, बड़ा ही ज़बरदस्त आपका पैगाम है कि तारीख़ को नहीं बदला जा सकता,
लेकिन आपका जो मुस्तकबिल है, उसको बदला जा सकता है और हुँ। प्यार-मोहब्बत से रहना चाहिए। मेरी आपसे दरख़्वास्त यही है कि अगर कोई आपके सामने अर्नब गोस्वामी टाइप का बंदा बैठा हो, तो उसके सामने गुस्सा निकालें। मैं तो एक सीधा-साधा शरीफ़ इंसान हूँ, अपनी बात करता हूँ और ना ही उस किस्म की कोई बात की है आपके साथ, मैं ऐसी हिमाकत नहीं, करूँगा आपने तो नहीं की, लेकिन आप ये समझ जाएँ मेहमान कि आई हैं आई हैव आपके ऑलवेज़ लिए। बीन अ वेरी मेलोड्रामेटिक पर्सन। तो मुझे अगर ड्रामा करने का मौका नहीं मिलता, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो थोड़ा बहुत ड्रामा और तड़का मैंने डालना होता है जब मैं बोलता हूँ। चलें, ये तो देखें उन प्रोग्राम्स की टीआरपी के लिए वहाँ तो ज़रूरी होता है ड्रामा आज डालना। आपकी भी टीआरपी बढ़ गई। नहीं, नहीं, मैं उस तरह की मैंने मीम गुफ्तगू वर्दी कंटेंट दे दिया आपके शो को। नहीं, 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 मैं ऐसा यकीन मानें ऐसा कोई अ, इसके प्रीव्यू में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाऊँगा कि आप जिससे नहीं लगाएँगे, लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं लोग तोहफ़े के अब साथ लेकर आया हूँ। मैं इसको एज़ इट इज़ औकात रखूँगा। में मैं मेलोड्रामा लेकर आया हूँ, क्योंकि वो मैं करता हूँ, मैं रियल लाइफ़ में करता हूँ। ये कैमरा ऑफ होगा ना, मेरा घर में बिल्कुल यही बर्ताव होता है, मेलोड्रामा। वो ना हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। जी, और मैं कहता हूँ मेलोड्रामा looks good only to the extent that it's meant to represent something sarcastic perhaps. It's supposed to be witty. To that extent, I love melodrama. But to the extent that it turns into a hatred machine to your viewers, to my viewers, I would like to say never buy into that. We ट्रू, can always debate कि किसने कब क्या किया था, नेहरू साहब ने कहा था या नहीं कहा था, जिन्होंने ऐसा किया था तो क्यों किया था, 1965 में कौन दोषी था, we can always have debates on that. मैंने तो यही कह दिया यार, I know what I know in my heart of hearts. I don't want this to be a contentious topic because what I want to focus on is हम इधर आ गए हैं। बड़ी गलतियाँ हुई हैं। बहुत ज़्यादा मेरा मुँह कोई ना खुलवाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसकी गलतियाँ हुई हैं। पर आगे का क्या करना है, बस ये बात करो मुझसे। आपका कनेक्शन थोड़ा-सा कट गया था, आखिरी बात अगर आप अच्छा, रिपीट हाँ, कर मैं दें। ये कह रहा हूँ कि तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब बड़ा अहम है, बहुत अहम है। लेकिन वो क्या होता है कि एक ऐसा पंडोरस बॉक्स खुलता है, हम उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते और उसकी वजह से मेरी आँखों के सामने मुझे नज़र आ रहा है, हम अपने प्रेज़ेंट को, अपने आने वाले कल को खुद बर्बाद कर रहे हैं। अब वो दिन आ जाने चाहिए कि एक भारतीय विज़िटर इधर आए, पाकिस्तान के अंदर, वो लाहौर विज़िट कर सके। ये वाली जो हम लोग नॉनसेंस सुनते रहते हैं, घर में घुसे, भई घर में घुसो लेकिन प्यार बाँटने के लिए घुसो। और उसी ट्रू, तरह से मैं भी जाऊँ, मैं भारत में जाऊँ, मैं वो जगह देखूँ जो मेरे परनाने के परनाने ने देखी होंगी, जिधर वो ग्रो अप किया है, जिधर वो बड़ा हुआ, पला, बड़ा। मैं वो देख ही नहीं सकता यार, क्यों नहीं देख सकता? मैं क्यों कुतुब मीनार नहीं जा सकता? रेड सही। फोर्ट क्यों नहीं जा सकता? ताजमहल क्यों नहीं जा सकता? रास्ते में अमृतसर भी देख लूँगा। जी, जी, मैं हक तो है वो भी देखना आपका। चाहता हूँ, आमची मुंबई की चाय, कटिंग चाय पीनी है मुझको, पर नहीं पी सकता। मैं साउथ हॉल लंदन जाता हूँ, उधर पंजाब का पाकिस्तानी और भारतीय बॉर्डर खत्म होता है, पर मेरे हमारे अपने देशों में नहीं। सो नफ़रतें सैड। इतनी पाल रखी हैं। जी, जी। मैं आप के ख़यालात और जज़्बात की बड़ी कदर करता हूँ। बेहद उम्दा इंसान हैं, बेहद दिलचस्प भी हैं आप। आपसे बात करके वाक़ई में बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान ये गुफ्त-ओ-शनीद होती रहे। आज आप आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।